हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक पर। आप सुन रहे हैं असंभव डकैती का एपिसोड नंबर 4। तभी देवराज चौहान की निगाह डालचंद पर पड़ी, जो घबराहट और आतंक जद बैठा था। उसका चेहरा फक पड़ा था। तुम्हें क्या हुआ है? देवराज चौहान ने पूछा। डालचंद ने थूक निगला, फिर उसने सूखे स्वर में कहा, वह हम लोगों के नाम पुलिस को बता देंगे। उसके स्वर में घबराहट थी। तो क्या हुआ? कहा ना, मैं पकड़ा जाऊंगा। बेवकूफ मत बनो। देवराज चौहान आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि शहर में 50 डालचंद होंगे। मुझे तो डर लग रहा है। वह वास्तव में घबराया हुआ था। डरो मत, हम भी तो तुम्हारे साथ है। जगमोहन ने उसका कंधा थपथपाया। इन कामों में ऐसी बातें तो हो ही जाती हैं। लेकिन मैंने यह काम पहले किया ही कब है? मेरी तो पहली बार है। डालचंद, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा, तुमने बैंक रॉबरी में हिस्सा लिया है, एक खून भी कर चुके हो। पुलिस की निगाहों में हमारे बराबर के मुजरिम हो। यूं हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। अपने अंदर हौसला इकट्ठा करो। डालचंद अपने सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया था। वैन के भीतर से उन्हें वायरलेस सेट के चालू होने की आवाजें आने लगी। जगमोहन ने देवराज चौहान की ओर देखा। अब क्या करें? क्या करना है? रिवॉल्वर संभाले वैन के बाहर बैठे रहो। जब भी वैन का दरवाजा खुले, इससे पहले कि वह तुम्हें शूट करे, तुम उन्हें शूट कर दो। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। गार्डों की बातों से स्पष्ट होता है कि वह लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। गोली की भाषा ही उनकी समझ में आएगी। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। डालचंद दिखने में तो ठीक था, लेकिन भीतर से वह घबराया हुआ था। तुम दोनों यहां ड्यूटी दोगे। शाम को डालचंद को फ्री कर देना। ठिकाने पर सबने इकट्ठे होना है। वहां पर इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन मुझे आराम भी तो चाहिए, नहीं तो रात में मैं ड्यूटी नहीं दे पाऊंगा। तुम दिन की ड्यूटी सावधानी से दो, रात की फिक्र ना करो। रात को तुम्हारी जगह कोई और लगेगा, देवराज चौहान ने कहा। और कौन? अभी तो नहीं मालूम, यह तो रात को ही पता चलेगा। कल का क्या प्रोग्राम है? कैसा प्रोग्राम? बैंक डकैती का। अब तो उसकी जरूरत नहीं रह गई। जगमोहन ने सिर हिलाते हुए देवराज चौहान से पूछा। क्यों नहीं जरूरत रह गई? जिस डकैती का प्लान मैंने बनाया था, वह तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। हालात हमारे हिसाब से उल्टे चले, इसीलिए वैन को उठा लाना पड़ा। डकैती होगी और कल ही होगी। मैं 9.5 करोड़ रुपए को इकट्ठे देखना चाहता हूं। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। मेरे ख्याल से हमें कल का इरादा छोड़ देना चाहिए। 5.5 करोड़ कम नहीं होता। हमारे हिस्से में इसमें से बहुत सा आ जाएगा। नहीं, 9.5 करोड़ इकट्ठा होने के पश्चात ही हिस्से होंगे। हमारा निशाना बैंक डकैती था, और वह अभी पूरा नहीं हुआ। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। तो क्या कल फिर मुझे शामिल होना पड़ेगा? डालचंद हड़बड़ा गया। डकैती में थोड़े ना शामिल होना है तुम्हें। तुम तो दूर खड़े रहोगे। डकैती हम करेंगे, तुम्हें सिर्फ ड्राइविंग के दम पर माल यहां तक लाना है। डालचंद सूखे ओठों पर जीभ फेर कर रह गया। मंगल पांडे जब मोटे नटियाल के बार में पहुंचा तो बेचैनी से घिरा हुआ था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने बैंक वैन घूम जाती, जो 5.5 करोड़ के नोटों से भरी थी, और जिसे उसके देखते ही देखते देवराज चौहान और डालचंद ले गए थे। पांडे सीधा बार काउंटर पर पहुंचा। काउंटरमैन ने दूर से ही देखकर उसके लिए पैक बनाकर रख दिया। पांडे ने एक ही सांस में पैक खाली कर दिया। तभी मोटा नटियाल उसके पास आया। कैसी कट रही है? नटियाल ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। ठीक ही है। मंगल पांडे ने वहां बैठे पीने में व्यस्त लोगों पर निगाह मारी। आज क्या हुआ? तूने कहीं जाना था? पांडे कुछ ना बोला। आवेश से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि उन लोगों ने 5.5 करोड़ के नोटों से भरी वैन लूट ली है। 5.5 करोड़! पांडे को तो यकीन ही नहीं आकर दे रहा था, क्योंकि आज तक उसने 1,00,000-2 लाख के ही हाथ मारे थे। आ जरा, नटियाल उसके चेहरे को देखते हुए बोला। पीछे वाले कमरे में आ। क्यों? बात करनी है तुझसे। ठहर जा, पी तो लेने दे। नटियाल के इशारे पर बारमैन ने पटियाला पैक बनाकर उसके सामने रख दिया। पांडे ने गिलास उठाकर घूंट भरा। इसे साथ ही ले आ, कमरे में पीते रहना, और जरूरत महसूस होगी तो मैं खुद तुझे लाकर दे दूंगा। चल पीछे वाले कमरे में। मोटे नटियाल के साथ मंगल पांडे पीछे वाले कमरे में पहुंचा। आज क्या हुआ? कामयाब हुआ या नाकामयाब? मंगल पांडे ने घूंट भरा, बोला कुछ नहीं। कुछ तो मुंह से फूट।
नटियाल व्यग्रता से बोला। कामयाब, पांडे ने सिर हिलाया। आज तुम लोगों ने कोशिश करनी थी कि 5.5 करोड़ बैंक से बाहर ना निकले। इसका मतलब बमों ने वहां इतनी दहशत फैला दी कि 5.5 करोड़ बाहर नहीं निकला। मंगल पांडे ने अजीब सी निगाहों से नटियाल को देखा। हम लोग वहां पहुंचने में लेट हो गए थे, तब तक नोट वैन में लद चुके थे, तो हमने वैन उड़ा ली। मोटा नटियाल कुर्सी पर बैठे बैठे लड़खड़ाया, आंखें हैरानी से फैलकर चौड़ी होती चली गई। फिर उसने जल्दी से पलकें झपकाई और बोला, तुम्हारा तुम्हारा मतलब कि तुमने 5.5 करोड़ के नोटों से भरी वैन उड़ा ली? मंगल पांडे ने सहमति से सिर हिलाया। नटियाल अविश्वास भरी कनखियों से उसे देखता रह गया। विश्वास नहीं आता, विश्वास नहीं आता। तुम्हें जरूरत ही क्या है विश्वास करने की? अपना काम करो। बाय गॉड, 5.5 करोड़ की वैन उड़ा ली? नटियाल बड़बड़ाया। कितना बड़ा हाथ मारा है तूने, मर्दों वाला हाथ। अब कल तो कुछ नहीं होगा, मतलब कि बैंक डकैती? कह नहीं सकता, देवराज चौहान ही बताएगा इस बारे में। एक बात कहूं? बोल। अगर वह कल बैंक डकैती करे तो तू मत जाना साथ में। 5.5 करोड़ में से ही अपना हिस्सा लेकर साइड हो ले। क्यों खामखा की रिस्क लेना? मंगल पांडे सोच में डूब गया। इसमें सोचने की क्या बात है? नटियाल ने उसकी बांह हिलाई। नटियाल को देखकर मंगल पांडे ने गिलास में से घूंट भरा। बहुत ज्यादा बात सोचने की है। मैंने कल की डकैती में शामिल होने के लिए मना किया तो वह लोग मुझे कायर समझेंगे। वैसे भी ऐसा करना मेरे उसूल के खिलाफ है। नटियाल, भाड़ में गया तू और तेरा उसूल। अरे तू ये सोच कि अगर कल की डकैती में तू मारा गया तो क्या कर लेगा तू? गया ना सब कुछ अपने हाथों से, माल भी और जान भी। मेरी राय कभी भी गलत ना होती। 5.5 करोड़ कम ना होते, तेरे पल्ले तगड़ा हिस्सा पड़ेगा। सोचूंगा, अभी तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। नटियाल ने सिगरेट सुलगाकर पूछा, वैन कहाँ है? 5.5 करोड़ के नोटों से भरी वैन तुम कहाँ छिपा कर आए हो? सुरक्षित जगह है ना वह? कहीं ऐसा तो नहीं वैन पुलिस के हाथों में पड़ जाए? मंगल पांडे ने होठ भींच लिए। चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? मुझे नहीं पता वैन कहाँ है। मोटे नटियाल की कुर्सी जोरों से हिली। शादी करके आया है और कहता है बीवी का पता नहीं वह कहाँ है। तू पागल तो नहीं हो गया? मैं सही कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता वैन कहाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। नटियाल ने टेबल पर घुसा मारा। मंगल पांडे ने नटियाल को सारा किस्सा कह सुनाया। सुनकर नटियाल ने मुंडी को कई बार ऊपर नीचे किया। तो देवराज चौहान ने माल रखने का गुप्त ठिकाना किसी को नहीं बताया? सबसे छिपा कर रखा? तू भी नहीं जानता? उसका खास साथी जगमोहन है या फिर डालचंद? डालचंद इसलिए जानता है कि बैंक डकैती के बाद माल को उसी ने ठिकाने पर लाना था। हाँ, तूने सोचा है अगर देवराज चौहान गद्दारी कर गया तो तेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तेरे क्या, किसी के हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। इसी बात को तो लेकर मुझे झुंझलाहट हो रही है, लेकिन मैं भी क्या करता। जब कोई नहीं बोला इस बात के खिलाफ तो मेरा बोलना भी ठीक नहीं था। जरा सा बोलने की कोशिश की तो वह साली कुतिया बीच में बोल पड़ी थी। कौन? नीना पाटेकर? हाँ, उस हरामजादी के कपड़े तो फुर्सत में उतारूंगा, ऐसा कि याद करेगी। अभी कुछ मत करना, पहले डकैती वाला मामला खत्म हो लेने दे। नटियाल ने हाथ उठाकर कहा, पहले काम की बात सोच। वैसे मैंने देवराज चौहान के 20 किस्से सुने हैं, लेकिन किसी भी किस्से में यह नहीं सुना कि दौलत के लिए उसने अपने साथियों को धोखा दिया हो। बल्कि मैंने तो सुना है उसे धोखे से सख्त नफरत है। अब मुझे क्या मालूम, मैं तो इतना जानता हूं कि हम सब ने मिलकर बैंक वैन रॉबरी की और 5.5 करोड़ के नोट से भरी वैन इस समय देवराज चौहान के कब्जे में है। कहाँ है नहीं मालूम। मंगल पांडे दांत पीस कर कह उठा, हौसला रख, बात बात पर चींची करना छोड़ दे। तू अकेला नहीं, इस मामले में वह उस्मान अली और नीना पाटेकर भी तो हैं। कहकर नटियाल ने गहरी सांस खींची। बैंक वैन रॉबरी तो बहुत आसान रही, काश इसमें मैं भी होता तो हिस्सा मिलता, है ना? होता तब ना। पांडे ने हाथ में पकड़े गिलास को एक ही सांस में समाप्त करके टेबल पर रख दिया। इतना आसान नहीं था काम जितना तू सोच रहा है। बैंक वैन रॉबरी की योजना भी 2 मिनट में देवराज चौहान ने बनाई। कोई और होता तो शायद देखता ही रह जाता, कुछ ना सोच पाता। इस मामले में तो देवराज चौहान को मानना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़े उसने क्राइम वर्ल्ड में नाम कमाया है। यूं ही तो पुलिस फाइल में वह वांटेड नहीं है। कमाल का आदमी है वह, तभी सब उसके पीछे हैं। मोटे नटियाल ने पहलू बदलते हुए कहा, अब तूने देवराज चौहान से कहाँ मिलना है? शाम को उसके ठिकाने पर। वहीं पर उसने सबको आने को कहा था। ठीक है, शाम को जाना, वह जरूर आएगा। हेरा फेरी वाला आदमी नहीं है वह।
नटियाल ने सिर हिलाकर कहा। उसके स्वर में विश्वास का पुट था। पांडे जाने लगा तो नटियाल बोला, आराम कर ले, जाता कहाँ है? दोपहर होने वाली है, खाना मंगवाता हूँ। आराम ही करने जा रहा हूँ। कहाँ? शामली के पास। हाँ, तू उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह है ही ऐसी अच्छी लड़की है शामली। इस धंधे में ना होती तो उसके लिए और भी अच्छा होता। मंगल पांडे कमरे से बाहर निकल गया। खूबचंद समुद्र की सतह पर बिखरे पानी की तरह शांत था, परंतु भीतर से वह ज्वालामुखी की भांति उबाल खा रहा था। दिल जोरों से धड़क रहा था। किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। आंखें कहीं भी टिक ना पा रही थी। खूबचंद ने डालचंद को निशाना बना रखा था। मंगल पांडे की निगरानी वह कम करने की ही कोशिश करता था। उसे डर था कि अगर पांडे की निगाह में आ गया तो पांडे मार मार कर उसका भुर्ता बना देगा। इसी कारण उसकी निगाह डालचंद पर थी। जो कुछ मामला अभी तक उसकी समझ में आया था, उससे वह इतना तो समझ गया था कि एक बारगी पांडे के ना मौजूद होने से काम चल सकता है देवराज चौहान का, परंतु डालचंद के बिना नहीं, क्योंकि डालचंद ने अपनी फास्ट और खतरनाक ड्राइविंग के दम पर माल को ठिकाने पर ले जाना था। खूबचंद आज सुबह से ही डालचंद की निगरानी करने के लिए उसके घर के सामने आ डटा था। 8:30 बजे डालचंद तैयार होकर घर से बाहर निकला और टैक्सी लेकर वजीर चंद पैलेस जा पहुंचा। तभी 9:15 बज गए थे। खूबचंद लगातार उसके पीछे था। उसने देखा कि डालचंद वजीर चंद प्लेस के सामने जेबों में हाथ डाले घूम रहा है। उसकी निगाह बार बार ग्राउंड प्लेस पर नजर आ रहे हिंदुस्तान बैंक की तरफ उठ रही थी। खूबचंद के मस्तिष्क को झटका लगा। तो क्या यह लोग इस बैंक में डकैती करने का अपना ख्याल बनाए बैठे हैं? डालचंद यहाँ अकेला क्यों आया? इसके बाकी के साथी कहाँ है? यह यहाँ घूमता क्या कर रहा है? फिर 9:50 पर बैंक खुला। बैंक कर्मचारी आते जा रहे थे। डालचंद बैंक के अहाते में प्रवेश करके एक तरफ खड़ा हो गया। खूबचंद देख रहा था कि डालचंद अब कुछ बेचैन होने लगा है। बार बार उसकी निगाह कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ उठ रही थी, यानी कि इसके बाकी साथी भी आने वाले हैं। इस विचार के साथ ही खूबचंद कुछ और ओट में हो गया। फिर बैंक वैन वहां पहुंची। बैंक के मुख्य द्वार के करीब इस तरह खड़ी हो गई कि उसका पिछला दरवाजा बैंक के मुख्य द्वार की तरफ खुले। 5 मिनट के पश्चात ही बैंक के कर्मचारी बड़े बड़े भरे हुए थैले वैन में डालने लगे और साथ ही बड़े साइज के काले रंग के ट्रंक भी भीतर रखे गए। खूबचंद ने डालचंद को देखा। डालचंद के चेहरे के भावों को देखकर वह समझ गया कि डालचंद मन ही मन तड़पे जा रहा है। उसकी निगाह वैन पर ही थी। फिर डालचंद वहां से हटकर एक तरफ गया तो खूबचंद उसके पीछे था। उसने डालचंद को एक जगह सूसू करते देखा तो उसने भी धार मार ली। डालचंद पुनः अपनी जगह पर आकर जम गया। खूबचंद भी अपनी जगह पर आ डटा। फिर उसने देवराज चौहान, जगमोहन, नीना पाटेकर, मंगल पांडे और उस्मान अली को वहां पहुंचते देखा, जो पलों में ही दाएं बाएं बिखर गए थे। खूबचंद समझ गया कि अब कुछ होने वाला है। बहरहाल उसने सब कुछ देखा जो वहां घटा था। वह एकमात्र ऐसा इंसान था कि वहां होने वाली हर घटना का चश्मदीद गवाह था। फिर उसने बमों के धमाकों के बीच डालचंद को देखा, जिसने वैन ड्राइवर को गोली मारी और वैन ले उड़ा। उसके साथ में देवराज भी था। सारी घटनाएं समाप्त हो जाने के बाद सख्ते किसी हालत में खूबचंद अपने घर पर लौटा और 2+2 का हिसाब बिठाने लगा। घर आकर खूबचंद ने विचारों में फंसे खुद ही चाय बनाई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह काबू में नहीं था, परंतु खुद पर किसी प्रकार काबू रखे हुए था। चाय के घूंट भरते हुए उसने हिसाब जोड़ा। इस बीच शामली उससे कोई बात करने आई, परंतु डालचंद विचारों में इस कदर मगन था कि वह उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। सोचने के पश्चात चाय समाप्त करके वह उठा और सीधा दोबारा वजीर चंद प्लेस जा पहुंचा। वहां पर चारों तरफ पुलिस ही पुलिस बिखरी हुई थी। बमों के कारण तबाही का अच्छा खासा मंजर वहां पर मौजूद था। पूछताछ करने पर खूबचंद को पता लगा कि जिस बैंक वैन को यह लुटेरे ले उड़े हैं, उसमें 5.5 करोड़ रुपया नकद था। यह सुनते ही खूबचंद का दिल खूब जोर से उछला। 5.5 करोड़ नकद! खूबचंद सीधा घर पहुंचा और चाय बनाकर पीने लगा। लंच का समय हो रहा था, परंतु उसकी भूख गायब थी। वह 5.5 करोड़ से भरी बैंक वैन की ही सोचे जा रहा था। कहाँ होगी इस समय वैन? अगले ही पल उसके बदन में सिहरन दौड़ती चली गई। चाय का गिलास कसकर उसने हथेली में जकड़ लिया। वह लोग वैन को उसी फार्म पर ले गए होंगे जहां पर कल दिन में देवराज चौहान और डालचंद गए थे।
यकीनन देवराज चौहान डालचंद को वह फॉर्म दिखाने ले गया होगा कि बैंक वैन को लेकर उसे कहां पहुंचना है। खूबचंद का दिल जोरों से धड़कने लगा। अपने इस विचार के बारे में उसे दो राय नहीं लगी। यकीनन 5.5 करोड़ के नोटों से भरी बैंक वैन उसी फॉर्म में इस वक्त पहुंच चुकी होगी। अब क्या किया जाए? खूबचंद का दिमाग खूबी के साथ दौड़ने लगा। इतनी जल्दी वह लोग वैन को खोलकर बंटवारा नहीं कर सकते थे। इस काम में वक्त लगेगा ही। वैसे भी 2-4 दिन उनका वहां छिपे रहना ही ठीक था। इस बात को वह लोग भी समझते होंगे। यानी कि कोई जल्दी नहीं। 2 दिन में वह आराम से सोच सकता है कि उसे क्या करना है। और मन ही मन उसने फैसला कर लिया कि आज रात वह फॉर्म पर जाकर अपनी इस बात की तसल्ली करेगा कि उड़ाई गई बैंक वैन वहां पर है भी या नहीं। वह इस फैसले से निकला ही था कि मंगल पांडे वहां आ पहुंचा। मंगल पांडे को इस वक्त आया देखकर वह मन ही मन हैरान अवश्य हुआ, परंतु अपनी हैरानी को उसने फौरन दबा लिया और शांत भाव से पांडे को देखने लगा। आज मंगल पांडे उसे देखकर मुस्कुराया। कैसे हो खूबचंद? मंगल पांडे होले से हंसकर बोला। ठीक हूं, खूबचंद ने शांत स्वर में कहा। मंगल पांडे ने उसके हाथ में पकड़े चाय के खाली गिलास पर निगाह मारी। क्या बात है, आजकल चाय से काम चला रहा है? मंगल पांडे पुनः हंसा। रोकड़ा नहीं है, खूबचंद ने सिर हिलाकर कहा। खाली जेब है तो शामली से ले लेता। शामली के पास तो बोतलें होंगी। वो उसने अपने काम के लिए रखी हुई है, देती नहीं है। तुम भी भाई बहन बड़े अजीब हो। पांडे ने हंसकर जेब से 100 का नोट निकाला और उसे थमा दिया। जाकर ऐश कर। खूबचंद ने सिर हिलाकर नोट को थामा और बोला। पांडे, तू मेरी बात का बुरा क्यों मान जाता है? कौन सी बात? वो तेरे को उस दिन मैंने नटियाल के बारे में कही थी तो तू। वह मंगल ने सिर हिलाया, फिर बोला। देख, तू मेरे और शामली के बीच में मत आया कर। मैं यहाँ उसका ग्राहक बनकर नहीं आता, उसका दोस्त बनकर। लेकिन तू है तो फसादी आदमी। कभी बड़ा फसाद कर दिया तो सब जानते हैं। तू शामली के पास आता जाता है, तब पुलिस शामली और मुझे ही तंग करेगी। कुछ नहीं होगा, क्यों फिक्र करता है तू? मंगल पांडे ने उसका कंधा थपथपाया और भीतर प्रवेश कर गया। खूबचंद ने हाथ में थमा 100 का नोट देखा तो चेहरे पर जहरीली मुस्कान थिरक उठी। होठ बड़बड़ाहट भरी मुद्रा में फैलते चले गए। पांडे, कल तक की बात और थी। 100 का नोट मुझे बड़ा लगता था, लेकिन अब यह नोट मुझे बहुत छोटा लगने लगा है। 5.5 करोड़ कैश सामने हो तो 100 का नोट चीड़ी की बीट लगेगा ही। अब तो मेरी नजर 5.5 करोड़ पर है। खूबचंद की आंखों में एकाएक खतरनाक चमक उभर आई थी। मंगल पांडे ने विस्की का तगड़ा घूंट भरा और शामली की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। शामली खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या बात है, आज बहुत मूड में है। ऐसे ही पांडे ने शामली को कसकर जकड़ लिया। कोई तो बात है? हाँ, पांडे ने शामली के गाल को थपथपाया। अगर मैं कहूं धंधा छोड़ दे तो छोड़ेगी? यह बात कितनी बार पूछेगा तू? एक बार और बता दे। तू कहने वाला बन, धंधा तो क्या, तेरे लिए जान भी दे दूंगी। पांडे ने शामली को कसकर भींच लिया। शामली, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। जानती हूँ। क्या? यही कि मैं तुझे बहुत अच्छी लगती हूँ। शामली ने उसकी आंखों में झांका। बात क्या है? तू आज जैसी बातें कर रहा है वैसी शायद ही की हो। पैसे और चाहिए क्या? नहीं नहीं, पांडे ने हंसकर विस्की का घूंट भरा। अब जरूरत नहीं पैसे की। अब मुझे कभी भी कमी ना रहेगी पैसे की। सब कुछ ठीक हो गया है। क्यों, चिराग हाथ लग गया है क्या? एक बात कहूं? बता। किसी से कहेगी तो नहीं? मैं क्यों कहने लगी, बात तो बता। मैंने आज सुबह 5.5 करोड़ रुपया लूटा है, पांडे धीमे स्वर में बोला। शामली फौरन उससे अलग हुई और हैरानी से उसे देखने लगी। पागल तो नहीं हो गया तू? क्यों, जानता है 5.5 करोड़ कितना होता है? पांडे ने गंभीरता से कहा। हम लोग 6 थे और रुपया 5.5 करोड़ रुपया लूटा है, यानी कि लगभग 1 करोड़ मेरे पल्ले आएगा। इतना पैसा? शामली ने दिल पर हाथ रख दिया। तुझे इसलिए बताया कि तू मुझे अच्छी लगती है और मुझे विश्वास है कि यह बात किसी को भी नहीं बताएगी। मंगल पांडे ने एक ही सांस में सारी विस्की समाप्त करके गिलास शामली के हाथ में थमा दिया। शामली को खुद पर काबू न था। पांडे की बात सुनकर उसे यकीन न आ रहा था, लेकिन ना यकीन करने की कोई बात नहीं थी। अब कहाँ रखकर आया है माल? गुप्त ठिकाने पर है। अभी माल का बंटवारा होना बाकी है। इतने पैसे का तू करेगा क्या? अभी तो यह कम है, कल देखना माल और बढ़ जाएगा। क्यों, कल क्या होगा? असल काम तो कल ही होना है मेरी रानी। आज तो अचानक ही यह सब हो गया। कल बैंक को लूटना है। 4 करोड़ वहां से हाथ लगेगा। मोटे माल का मालिक बन जाऊंगा मैं। शामली ठगी सी उसे देखती रह गई। किन लोगों के साथ लगा हुआ है आजकल तू? यह रहने दे, नहीं बता सकता। क्यों? तेरे को उनके बारे में बताना दगाबाजी होगी। जितना बताना था बता दिया। गिलास में और डाल कर ला।
आज साला नशा ही नहीं चढ़ रहा है, पांडे ने मुंह बनाकर कहा। श्यामली गिलास में और विस्की भर लाई। पांडे ने गिलास लेकर तगड़ा घूंट भरा। एक बात बोलूं मंगल? दो बोल। कल बैंक में डाका मत डाल। क्यों? पांडे ने होठ सिकोड़कर उसे देखा। देख, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। अगर कल तुझे डकैती में कुछ हो गया तो आज का करोड़ भी तेरे हाथ से गया ना। मंगल पांडे की गर्दन हिल कर रह गई। यह 1 करोड़ कम नहीं होता। इससे तू शराफत का बढ़िया धंधा भी कर ले तो आधा करोड़ बच सकता है, मानता है ना? मंगल विचारपूर्ण निगाहों से श्यामली को देखे जा रहा था। मैंने तुझे कभी गलत सलाह नहीं दी और इस वक्त मुझसे बढ़िया सलाह तुझे और कोई देगा भी नहीं। अपने बुरे कामों के इरादे यहीं पर बिंदी डाल दे। श्यामली ने गंभीर स्वर में कहा, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। मंगल ने कुछ नहीं कहा, वह गहरी सोच में डूब गया। श्यामली उसका चेहरा निहारती रही, बोली कुछ नहीं। बाहर कान सटाए खूब चंद सब सुन रहा था। बार में पहुंचते ही मंगल ने मोटे नटियाल की बांह थामी और खींचकर कोने में ले गया। दोनों ने कुर्सियां संभाली। तू ठीक कहता था क्या? यह कि जितना हाथ लग गया बहुत है, कल की डकैती का लालच न करूं। मोटे नटियाल ने हैरानी से उसे देखा। बहुत देर के बाद तेरी समझ में आई मेरी बात? आई तो सही है, अब बता मैं क्या करूं? करना क्या है? देवराज चौहान को शाम को मना कर देना कि तू बैंक डकैती नहीं करेगा। बात नहीं बनेगी। ऐन मौके पर मना करना गलत होगा। वह मेरे हाथ पांव तोड़कर मुझे किसी गंदे नाले में फेंक देगा। वहां से 2 दिन बाद मेरी लाश ही बरामद होगी। तो फिर तू क्या चाहता है? कोई ऐसा रास्ता बता कि कल की डकैती से साफ बचकर निकल सकूं। नटियाल विचारपूर्ण निगाहों से उसे देखने लगा। मुझे क्या देखता है, रास्ता बता, वही तो सोच रहा हूं। नटियाल ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मंगल ने भी सिगरेट सुलगाई और वहां बैठे लोगों को देखने लगा। तभी नटियाल बोला, तेरी टांग टूट जाए तो यह लोग तो फिर तुझे ले जाएंगे डकैती पर? अरे बेवकूफ, मंगल झल्लाया। टांग टूट गई तो मामला कैसे जाएगा? क्या मालूम उन लोगों ने वैन कहाँ छिपा रखी है। मेरा फिट रहना एकदम जरूरी है। शाम को तू मीटिंग में जाना और कल सुबह तू बैंक के समय नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? डकैती रुक जाएगी क्या? नटियाल बोला, नहीं, डकैती तो नहीं रुकने वाली। देवराज चौहान इस मामले को संभाल रहा है। फिर ठीक है, सुबह तू डकैती पर जाएगा, तेरी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाएगा, तू झगड़ा कर बैठेगा, बात बढ़ेगी, पुलिस आएगी, तुझे पुलिस स्टेशन ले जाएगी, जहां पर झगड़ा करने के जुर्म में तुझे माफीनामा और फाइन देना पड़ेगा। इन सब बातों से निपटते निपटते तुझे आधा दिन तो बीत ही जाएगा, समझा? तो साफ बचकर निकल जाना। तेरे पास इस बात का पुख्ता सबूत होगा कि तू पुलिस के चक्कर में फंस गया था, इसलिए डकैती में नहीं आ सका। अच्छा आइडिया है, लेकिन यह सब होगा कैसे? चिंता मत कर, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा, अब आराम कर तू। सारा इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ, पक्का हो जाएगा। ठीक है, मंगल ने सिर हिलाया। अब खाना मंगवा, जोरों की भूख लगी है। बैंक वैन रॉबरी की खबर सारे शहर की पुलिस तक पहुंच चुकी थी। ऐसी घटनाएं चूंकि शहर में आम होती रहती है, इसलिए इस बात को इतना बड़ा नहीं माना जा रहा था, तूल नहीं दिया जा रहा था। परंतु सारे शहर की पुलिस पूरी तरह चौकस थी और पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा विश्वास था कि देर सवेर में वैन सहित लुटेरे पकड़े जाएंगे। सारे शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। वैन की तलाश में बख्तरबंद गाड़ियों तक की तलाशी ली जा रही थी कि कहीं वैन को बख्तरबंद गाड़ी में छिपाकर तो नहीं ले जाया जा रहा। बहरहाल पूरे शहर में भूकंप जैसी स्थिति थी। तभी वैन में मौजूद गार्डों ने वायरलेस सेट के जरिए पुलिस हेडक्वार्टर से संबंध बनाया। पुलिस कमिश्नर दौड़ा दौड़ा आया बात करने के लिए। गार्ड इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सके कि वह डकैती करने वालों में से सिर्फ देवराज चौहान, जगमोहन और डालचंद नाम के व्यक्तियों के नाम उन्होंने सुने हैं। लाख पूछने पर भी इस समय वह कहां है, किस दिशा में है, गार्ड इस बारे में कुछ नहीं बता सके। और जब देवराज चौहान का नाम वैन रॉबरी में आया तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल उठा। जिसे वह आम बदमाशों की कार्रवाई समझकर रूटीन में काम कर रहे थे, वह देवराज चौहान जैसे खतरनाक इंसान का काम था। पुलिस वालों की काम करने की रफ्तार में एकाएक तीव्रता आ गई। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े। दिन के 12 बज रहे थे और वानखेड़े गहरी नींद में सोया पड़ा था। कमर तक जिस्म नंगा था, नीचे पैंट पहन रखी थी, जूते उतरे हुए थे परंतु जुराबें पैरों में मौजूद थी। सोने की अजीब मुद्रा थी। तभी फोन की घंटी बजी और बजती ही रही। वानखेड़े की नींद टूटी और वैसे ही पड़ा रहा, यह सोचकर कि फोन की घंटी बजनी अभी बंद हो जाएगी, परंतु वह बंद न हुई। वानखेड़े ने करवट लेकर फोन को घूरा। फोन बजे जा रहा था। वानखेड़े सीधा होकर बैठा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया।
अगर फोन की घंटी पसंद ना हो तो सोने से पहले रिसीवर नीचे रख दिया करो ताकि घंटी ना बजे। अब यह मत कहना कि तुम गहरी नींद में थे और फोन की घंटी सुनी ही नहीं। जब सुनी तो फौरन रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ वानखेड़े के उच्चाधिकारी कमिश्नर राम कुमार थे। पल भर के लिए वानखेड़े सकपका उठा। नो सर, मैं वास्तव में गहरी नींद में सो रहा था। नींद में? कमिश्नर साहब का चुपता स्वर उसके कानों में पड़ा। टाइम क्या हुआ है? 12। वानखेड़े ने वॉल क्लॉक पर निगाह मारते हुए कहा, यह सोने का समय है। सर, जब तक नींद आती रहे वह सोने का ही समय होता है। वानखेड़े सिर खुजाकर बोला, आपने सुना ही होगा, जब आंख खुले तभी सवेरा। मिस्टर वानखेड़े, कमिश्नर साहब की आवाज में सख्ती आ गई थी, यह क्यों नहीं कहते कि रात भर किसी लड़की के साथ थे और दिन निकलने पर अपने फ्लैट पर पहुंचकर सोए हो? मेरी एक बात याद रखना, यह लड़कियां तुम्हें किसी दिन ले डूबेंगी। तब तुम्हें अपने बड़े चीफ की यह बात याद आएगी कि बूढ़ा ठीक कहता था। वानखेड़े खामोश रहा। कहता भी तो क्या? तुम्हारे फ्लैट से ऑफिस तक का रास्ता कितनी देर का है? 20 मिनट का सर। मैं तुम्हें 15 मिनट ऊपर देता हूँ। अब से ठीक 35 मिनट के बाद तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ। हरी अप। इसके साथ ही कमिश्नर साहब ने लाइन काट दी। वानखेड़े ने रिसीवर रखा और उछलकर खड़ा हो गया। मस्तिष्क में खतरे की घंटी बज उठी। कमिश्नर साहब ने जिस लहजे में उसे बुलाया था उससे साफ जाहिर था कि बेहद खास मामला है और उसी के मतलब का है। 40वें मिनट वानखेड़े पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर साहब राम कुमार के सामने बैठा था। कमिश्नर साहब ने अपने बूढ़े चेहरे पर फिर सफेद बालों पर हाथ फेरकर सिगार सुलगाया। वानखेड़े को कमिश्नर साहब के अंदाज पर विश्वास हो गया कि मामला अत्यंत गंभीर है। आज सुबह 10:15 बजे वजीर चंद प्लेस में मौजूद हिंदुस्तान बैंक के अहाते से बैंक वैन को उड़ा लिया गया है। उसमें 5.5 करोड़ रुपया था। यस सर, ऐसी घटनाएं तो शहर में आए दिन होती ही रहती है। यानी कि मेरी इस बात से इस केस में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं? वानखेड़े समझ गया कि कमिश्नर साहब अब और भी कुछ कहने जा रहे हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यह काम तुम्हारे वाकिफकार ने किया है। किसने? वानखेड़े चौंका। तुम्हारा वाकिफकार, पुराना वाकिफकार, एक ही तो है जिसे तुम जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा सके। कहते हुए कमिश्नर साहब ने वानखेड़े की आंखों में झांका। वानखेड़े की आंखें सिकुड़ गई। फिर अगले ही पल वह चौंका। देवराज चौहान? हाँ, देवराज चौहान। कमिश्नर साहब ने सिगार का कश लिया। मैं तुम्हें सारी घटना सिलसिलेवार बताता हूं जो अभी तक मुझे मालूम हुई है। वैन बैंक के हाथे में नोटों के साथ तैयार खड़ी थी। वहां से रवाना ही होने वाली थी। ड्राइवर हजारी वैन की तरफ बढ़ रहा था कि तभी पावरफुल बम फेंके जाने लगे। कुछ इस तरह की सब वैन से दूर हो गए। वैन के करीब खड़े दोनों पुलिस वाले भी अपनी जान बचाकर फौरन साइड में हो गए थे। लुटेरों ने वैन संभाल ली। चारों तरफ आतंक का माहौल था। सबको अपनी जान की पड़ी थी। ड्राइवर हजारी वैन के पास जा पहुंचा तो लुटेरों ने उसे गोली मार दी और वैन लेकर फरार हो गए। तुरंत ही सारे शहर की पुलिस को सतर्क कर दिया गया। सड़कें सील कर दी गई, परंतु कोई फायदा न हुआ तो दो बातें लुटेरों के फेवर में गई। एक तो यह कि बैंक वैन आर्म्स प्रूफ थी, उस पर बारूद या गोलियों का कोई असर नहीं होता था। मोटी रकमों को ले जाने के लिए बैंक वालों ने खास तौर से वैन को ऐसा बनवाया था। और दूसरी बात? वानखेड़े ने पूछा। दूसरी बात यह कि वैन को चलाने वाला बहुत एक्सपर्ट था। वह बहुत ही खतरनाक ढंग से वैन को भगा ले गया, इतनी तेज कि पुलिस वाले तक वैन की हवा ना पा सके। देखने वालों का कहना है कि उन्होंने पहले इतनी खतरनाक ड्राइविंग कभी नहीं देखी। वानखेड़े ने गंभीरता में सिर हिलाया। अगर वैन का ड्राइवर एक्सपर्ट ना होता तो कहीं ना कहीं वैन को घेरा जा सकता था, अंत तक पीछा किया जा सकता था, परंतु ऐसा हो ना सका। एक जगह वैन को घेरा भी गया तो वह लोग आर्म्ड प्रूफ होने के कारण वैन को आसानी से वहां से भगा कर ले गए। वानखेड़े सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। जिस वैन को लुटेरे ले भागे उस बंद वैन में 5.5 करोड़ की कैश रकम के साथ 2 गार्ड भी हैं, जिनके पास खतरनाक गने और वायरलेस सेट है। गार्डों ने बाहर वालों की बातें सुनी और वायरलेस सेट पर पुलिस वालों को बताया कि उन्हें 3 लोगों के नाम मालूम हो गए हैं जिन्होंने बैंक को लूटा है। वह 3 है देवराज चौहान, उसका साथी जगमोहन, तीसरा कोई डालचंद नाम का आदमी है। वानखेड़े की आंखों में चमक उभर आई, होठ भिज गए। कुछ और सर? और तुम जानो, पुलिस वालों से बात करो, वजीर चंद प्लेस जाकर जानकारी हासिल करो, या जो भी करना चाहते हो करो। आगे का काम तुम्हारे जिम्मे। वानखेड़े उठ खड़ा हुआ। ध्यान से, वह देवराज चौहान है।
कमिश्नर साहब ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा। कोई बात नहीं सर, वानखेड़े कड़वे स्वर में बोला। मैं भी वानखेड़े हूं, देखना तो यह है कि देवराज चौहान कब तक मुझे छकाता रहेगा। वानखेड़े सीधा पुलिस हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में पहुंचा। कंट्रोल रूम के ऑफिसर को अपना कार्ड दिखाया, फिर बोला, बैंक वैन में मौजूद गार्डों का फिर कोई मैसेज आया? नो इंस्पेक्टर वानखेड़े, बस एक ही बार उन्होंने हमसे संपर्क किया था। ऑफिसर बोला, मैं उन गार्डों से बात करना चाहता हूँ, वायरलेस सेट पर उनसे संपर्क करके दीजिए। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई और कंट्रोल रूम में मौजूद दसियों सेटों पर बैठे आदमियों को तेजी से काम करते हुए बोला। सेटों से निकलने वाली आवाजों का शोर वहां मचा हुआ था। सॉरी इंस्पेक्टर वानखेड़े, यह अब संभव नहीं। उन दोनों गार्डों ने मुझसे और कमिश्नर साहब से खुलकर बात की है और कहा है कि वह खुद ही जरूरत पड़ने पर संपर्क बनाएंगे। हम संपर्क बनाने की चेष्टा न करें। वैसे भी उन्होंने सेट का तार निकाल रखा है। ऐसा क्यों? वानखेड़े ने होठ सिकोड़कर उसको देखा। उनका कहना था कि वह वैन के बाहर होने वाली बातें सुनना चाहते हैं, ताकि लुटेरों के मुंह से ऐसी कोई बात सुनाई दे जाए जो हम लोगों के लिए काम की हो, जैसे कि उन्होंने हमें देवराज चौहान, जगमोहन और डालचंद के नाम बताए। उनका कहना है कि बैंक वैन रॉबरी में और भी लोग शामिल है, क्योंकि जब लुटेरे वैन लेकर भागे तो वो भीतर थे, और जिस तरह आसपास चारों तरफ से बम वर्षा की गई उससे साफ जाहिर है कि 2-4 उनके साथी और भी हैं, और वह भी देर सवेर में वैन के पास आने ही वाले होंगे। तब उनके बीच होने वाली बातों का फायदा उठाया जा सकता है। वानखेड़े ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। वे अभी तक वैन में बंद है? जी हाँ। वह लोग वैन को कहाँ ले गए, कुछ बताया तो होगा उन्होंने? वानखेड़े ने पूछा। इस बारे में वे लोग कुछ न बता सके, क्योंकि वह डिब्बा बंद वैन है। भीतर हवा जाने का रास्ता भी वैन के फर्श पर बने छोटे छोटे छेदों में से है। भीतर बैठकर वह बाहर का नजारा बिल्कुल नहीं देख सकते। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई, कष्ट लिया। गार्डों ने वैन का दरवाजा भीतर से बंद कर रखा है? जी हाँ, जब तक वह नहीं चाहेंगे तब तक वैन का दरवाजा नहीं खुल सकेगा। और वह दोनों गार्ड बिना खाए पिए कब तक वैन में सलामत रहेंगे? उनके पास 3 दिन का खाना पैक है और पीने के लिए पर्याप्त पानी है। यह सब कुछ इन्हीं हालातों को मद्देनजर रखकर किया गया था कि कभी लुटेरे वैन को इस प्रकार ले भी जाए तो गार्ड भीतर से दरवाजा बंद करके बैठे रहें, खाने पीने की उन्हें कमी ना हो। तब तक पुलिस वैन को तलाश कर ही लेगी। इसका मतलब 3 दिन का खाना और 2 दिन के बाद, यानी कि अभी 5 दिन तो वह किसी भी हालत में वैन का दरवाजा नहीं खोलेंगे। ऑफिसर सिर हिलाकर रह गया। मेरा वैन में मौजूद गार्डों से बात करना बेहद जरूरी है। मैं पहले भी कह चुका हूं मिस्टर वानखेड़े कि हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों ने सेट की तारें निकाल रखी है। उनसे संबंध नहीं बनाया जा सकता। इस केस का इंचार्ज किसे बनाया है? मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि वैन लूटने के बाद मैं यहाँ पर बहुत व्यस्त हूँ। आप चाहें तो कमिश्नर साहब से बात कर लीजिए, जिनके अंडर यह केस है। वह रूम नंबर 24 में है। थैंक यू ऑफिसर। वानखेड़े पलटा और बाहर निकल गया। पुलिस कमिश्नर श्यामलाल बाली। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने दरवाजे पर लगी तख्ती देखी, फिर ऊपर लगा 24 नंबर देखा। बाहर बैठे चपरासी को अपना कार्ड थमाया तो चपरासी भीतर चला गया, फिर उल्टे ही पांव वापस लौट आया। जाइए सर, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चपरासी बाहर आते ही बोला। वानखेड़े ने भीतर प्रवेश किया। वेलकम इंस्पेक्टर वानखेड़े, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। कमिश्नर बाली ने उठकर वानखेड़े से हाथ मिलाया तो वानखेड़े मुस्कुराकर बोला, थैंक यू सर, काफी देर के बाद हम मिल रहे हैं। बैठो बैठो। वानखेड़े बैठ गया और टेबल पर पड़ा अपना कार्ड उठाकर जेब में डाला। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो इंस्पेक्टर वानखेड़े, तुम बैंक वैन के सिलसिले में आए हो, जिसे देवराज चौहान और उसके साथी उड़ा ले गए हैं। आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब ने यह केस मुझे सौंपा है क्योंकि इसमें देवराज चौहान और जगमोहन का इन्वॉल्वमेंट है। मैं इस केस के संबंध में आपसे पूछने आया हूं कि पुलिस ने क्या इंक्वायरी की और किस नतीजे पर पहुंची। अभी तक हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। वजीर चंद प्लेस में टाइम बमों के कारण लोग अभी तक दहशत में हैं और कुछ ठीक से बता नहीं पा रहे। अगर वैन में मौजूद गार्ड देवराज चौहान के बारे में ना बताते तो हम बिल्कुल ही अंधेरे में हाथ पांव मार रहे होते, और शहर के जिन अपराधियों पर ऐसी हरकत का शक होता उन्हें गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रहे होते। लेकिन शुक्र है कि इस जहमत से बच गए। फिर भी कुछ तो इंक्वायरी की होगी आप लोगों ने। यही मालूम हुआ कि बम फेंकने वाले 2 को देखा गया है और उनका हुलिया भी देखने वाले ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। वैसे तमाम पुलिस वैन की तलाश में जुटी हुई है। शहर भर में रेड अलर्ट कर रखा है। रेडियो टीवी में वैन के बारे में खबर दी जा चुकी है। इस प्रकार की वैन को किसी ने देखा हो तो फौरन नजदीकी थाने में इत्तला करे।
वानखेड़े समझ गया कि पुलिस के पास बताने को कुछ भी नहीं है। इस केस को कौन डील कर रहा है? इंस्पेक्टर राजन शर्मा। थैंक यू सर, अब मैं चलता हूँ। वानखेड़े उठ खड़ा हुआ। मैं जानता हूँ हमसे तुम्हें कोई जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि अभी तो पुलिस हरकत में आई है। शाम तक ही कोई कारामद नतीजा सामने आने की उम्मीद है। कोई बात नहीं कमिश्नर साहब, मैं शाम को आपसे संपर्क स्थापित करूंगा। इजाजत देकर वानखेड़े बाहर निकल गया। वानखेड़े वजीर चंद प्लेस पहुंचा। वहां पर बमों ने अच्छी खासी तबाही मचा दी थी। हिंदुस्तान बैंक के बाहरी मुख्य द्वार के पास की दीवार उड़ी पड़ी थी। आहते की दीवारों का मलबा चारों ओर फैला हुआ था। आहते में बमों ने दो बड़े बड़े गड्ढे बना दिए थे। वजीर चंद प्लेस के बाहर भी बमों ने अपने निशान छोड़ रखे थे। वहां की हालत देखते ही वानखेड़े समझ गया कि इस्तेमाल किया जाने वाला बम पावरफुल था। इस समय वहां 4 पुलिस वाले पहरे पर मौजूद थे। वानखेड़े ने भरपूर निगाहों से आसपास देखा, फिर सड़क पार करके चाय के खोखे की तरफ बढ़ गया। चाय वाला चाय बनाने में व्यस्त था। 2-3 ग्राहक चाय पीने में व्यस्त थे और थोड़ी देर पहले मची बैंक में तबाही पर ही बात कर रहे थे कि लुटेरे 5.5 करोड़ जैसी बड़ी रकम ले उड़े हैं। वानखेड़े ने अपना कार्ड निकालकर चाय वाले को दिखाया। मैं पुलिस ऑफिसर हूं और तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हैं साहब? सामने बैंक के बाहर दिन में जो कुछ घटा, जो तुमने देखा, उसके बारे में विस्तार से मुझे बताओ। वानखेड़े अपना कार्ड जेब में रखते हुए बोला। चाय वाले ने 2 पल सोचा, फिर बोला, साहब मैं तो सुबह 6 बजे ही अपनी दुकान खोल लेता हूं। अब मुझे क्या पता कि आज यह सब होना था। जब मैं चाय बनाकर ग्राहक को थमाने जा रहा था कि बमों की आवाज सुनकर मेरे हाथ से चाय का गिलास गिर गया। नजर उठाकर सामने देखा तो केवल इतना ही देख पाया कि एक तरफ बम का धुआं फैल रहा है और 2 आदमी वैन की तरफ भाग रहे हैं। फिर दूसरा बम पड़ा तो धुआं और फैल गया। उसके बाद और कुछ नहीं जान सका, क्योंकि तब तक तो बम पर बम गिरने शुरू हो गए थे। बहुत तेज धमाके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कानों के पर्दे फट जाएंगे। लोग चीख मार मार कर भागने लगे थे। चारों ओर मौत का आलम सा पैदा हो गया था। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाकर एक गहरा कष्ट लिया। बम फेंकने वाले कितने आदमी थे? मैं क्या जानूं साहब। तुमने किसी को देखा? इस प्रश्न पर चाय वाले ने बेचैनी से वानखेड़े को देखा। वानखेड़े फौरन सावधान हो गया। उसने चाय वाले के कंधे पर हाथ रखा और उसकी बातों को सुन रहे ग्राहकों से उसे दूर ले गया। अब बताओ किसको देखा? साहब यह बहुत खतरे वाली बात होती है। आज मैं बता दूंगा कि मैंने देखा तो कल वह आकर मुझे गोली मार देगी कि मैंने उसके बारे में किसी को बताया था। देगी? वानखेड़े चौंका। लड़की थी वह? चाय वाला खामोश रहा। देखो मैं वर्दी वाला पुलिस वाला नहीं हूँ, बिना वर्दी वाला हूँ। हम लोग कभी और किसी को नहीं बताते कि कौन सी बात हमें किसने बताई है। तुम्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। बेहिचक मुझे बता दो जो कुछ देखा है तुमने। साहब ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वह परेशान सा कह उठा। मेरी बात का विश्वास करो, बात बाहर नहीं जाएगी, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। वानखेड़े ने उसे यकीन दिलाया। पक्की बात ना साहब? बिल्कुल पक्की साहब। वह लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत, ऐसी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। उसने कमीज और पैंट पहन रखी थी। एक हाथ में रिवॉल्वर थाम रखा था और दूसरे में बम। मैं उसे यहीं से देख रहा था। मेरे देखते ही देखते उसने हाथ में पकड़ा बम फेंका और बम जोरदार धमाके के साथ फट गया। वह वैन लूटने से पहले की बात थी। बम को फेंक कर भागते भागते उसने सड़क पार की और बिल्कुल मेरे से करीब से निकलकर सामने की गली में प्रवेश कर गई। वानखेड़े की आंखें सिकुड़ गई। इस लड़की की कोई खास निशानी? निशानी क्या साहब, लड़की थी बस। चाय वाले ने कहा। मेरा मतलब ऐसी कोई बात जिससे मैं देखते ही उसे पहचान सकूं? नहीं साहब, ऐसी कोई भी बात नहीं। वह शहर की आम लड़कियों की तरह ही थी, और अगर कोई खास बात थी भी तो मैं देख नहीं पाया। उसे दोबारा देखने पर पहचान लोगे? वानखेड़े ने पूछा। पहचान? उसने आंख फाड़ी। साहब अपनी बीवी को तो मैं एक बार भूल सकता हूँ, लेकिन उसे नहीं। जो कुछ करके वह भागी थी, यह सब देख कर तो वह मुझे भूतनी सी लग रही थी, और भूतनी को भला कोई भूल सकता है? यह वानखेड़े के लिए नई बात थी कि बैंक में रॉबरी में एक लड़की भी शामिल थी। अगर देवराज चौहान ने किसी लड़की को अपनी योजना में शामिल किया है तो जाहिर है वह लड़की बेहद खतरनाक होगी। राह चलती को तो वह अपनी इस खतरनाक योजना में शामिल करने से रहा, और ऐसी खतरनाक लड़की निश्चित रूप से नाम वाली भी होगी। उस लड़की की उम्र कितनी थी? 25-30 के दरमियान रही होगी साहब। लंबाई आम लड़कियों से कुछ ज्यादा। अगर वह बम फेंकने वाला काम न करती साहब तो उसकी खूबसूरती को तो मैं और भी ध्यान से देखता, लेकिन वह तो ऐसा काम करके भागी थी कि मेरे होश ही उड़ गए। चाय वाले ने गहरी सांस ली। तुमने यह बात पुलिस को बताई? आप भी कमाल कर रहे हो साहब। अगर यह बात मैंने पुलिस को बताई होती तो मैं आपको यहाँ मिलता?
उन्होंने मुझे थाने में ले जा बिठाना था, मेरा चाय का धंधा बंद करा देना था। आप पुलिस वालों को भी यह मत बताइएगा साहब कि यह बात मैंने आपको बताई। तुम इसकी जरा भी फिक्र ना करो, तुम्हारी कोई भी बात बाहर न जाएगी। वानखेड़े सीधा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। उसके मस्तिष्क में खूबसूरती की मालकिन 25-30 वर्ष के मध्य की युवती घूम रही थी। बम फेंकने जैसा खतरनाक काम उसने किया था। उससे जाहिर था कि यह काम किसी पुराने रंगरूट ने किया है, नए बंदे के बस का यह काम नहीं। वह सीधा रिकॉर्ड रूम में पहुंचा। रिकॉर्ड रूम का इंचार्ज रमेश साहनी उसे देखकर मुस्कुराया। कहिए वानखेड़े साहब, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? साहनी, मुझे रिकॉर्ड रूम में मौजूद 25-30 बरस के बीच की खूबसूरत युवतियों की तस्वीरें चाहिए जो कि हर तरह का खतरनाक काम करने में माहिर हो, वानखेड़े ने कहा। किसी केस में हाथ डाल दिया है क्या? हाँ, जल्दी से युवतियों से संबंधित फाइलें निकालो, हम दोनों मिलकर तलाश करते हैं। रमेश ने करीब 30-40 फाइलें मेज पर पटक दी जो औरतों के अपराध से ताल्लुक रखती थी। पौन घंटे बाद दोनों ने मिलकर ऐसी फाइलें निकाल ली जिन पर 25-30 वर्ष की युवतियों की तस्वीरें लगी थी और हर युवती खूबसूरती की मालकिन थी। ऐसी 8 फाइलें थी। वानखेड़े ने 8 फाइलें उठाकर बांध ली। वानखेड़े साहब, ये फाइलें आप कहाँ उठाकर ले जा रहे? कुछ काम है, निशानदेही करवानी है, फाइलों पर लगी तस्वीरें किसी को दिखानी है। लेकिन रिकॉर्ड रूम की कोई भी फाइल यहाँ से बाहर जाए तो इस बात की मुझे इजाजत नहीं है। साहनी हड़बड़ाया। आप जिसे दिखाना चाहते हैं उसे बराए मेहरबानी यहाँ ले आइए। ये फाइलें मैं ले जा रहा हूँ साहनी, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? साहनी ने उसकी बांह पकड़ी। अगर कमिश्नर साहब को पता चल गया कि मैंने फाइलें बाहर जाने दी तो मेरी नौकरी तो गई ही गई, और तब आपकी किसी भी तरह की जिम्मेदारी मेरे किसी काम ना आएगी वानखेड़े साहब, क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया। तुम कमिश्नर साहब से कह देना कि फाइलें मैं जबरदस्ती ले जा रहा हूँ, वानखेड़े ने सख्त स्वर में कहा और फाइलों सहित वह बाहर निकलता चला गया। वानखेड़े ने चाय वाले को फाइलों पर लगी तस्वीरें दिखाई। चाय वाले ने एक फाइल पर लगी तस्वीर को फौरन पहचान लिया। साहब, यही थी वह भूतनी जिसने बम फेंके थे। वह नीना पाटेकर की तस्वीर थी और वानखेड़े अच्छी तरह से जानता था कि नीना पाटेकर खतरनाक गैंगस्टर थी कभी, परंतु साल भर पहले इसका गैंग खत्म हो गया था। साल भर से यह कहीं अंडरग्राउंड हुई पड़ी है। साल भर से इसने कानून विरोधी कोई हरकत न की। सुनने में यही आया कि कोई नीना पाटेकर की जमा पूंजी उड़ा ले गया है और यह जी जान से उसे तलाश कर रही है। अब सामने आई तो देवराज चौहान की साथिन बनकर। ध्यान से देखो, हो सकता है पहचानने में कोई चूक हो रही हो। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं, वानखेड़े ने कहा। साहब, मैंने आपसे पहले ही दरख्वास्त की थी कि अपनी बीवी को तो भूल सकता हूं, परंतु इसे नहीं। यह 200% वही है जिसने सुबह मेरी आंखों के सामने बम फेंके और मुझसे 5 फीट की दूरी से भागते हुए निकली थी। चाय वाले ने दृढ़ विश्वास के साथ अपना एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वानखेड़े फाइलों सहित वापस पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा और एक कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर प्रविष्ट हो गया। यह कैबिन उसके असिस्टेंट सुधीर चावला का था, जो कि कुर्सी पर बैठा था और टांगे टेबल पर रखे गहरी नींद में था। उसके भीतर आने का सुधीर को जरा भी पता ना चला। वानखेड़े के माथे पर बल पड़े। सुधीर! वानखेड़े के पुकारने पर सुधीर चावला हड़बड़ाकर सीधा हो गया। यस सर। तुम सोने आते हो या ड्यूटी करने? अगर नींद आ रही हो तो घर जाओ, यहाँ आकर सोने की जरूरत नहीं। ऑफिस इज ऑफिस। सर सॉरी सर, रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया था। घर में साली थी, बीवी किसी जरूरी काम से अपनी सहेली के यहाँ गई थी, सुधीर ने हड़बड़ा कर कहा। तो साली तुम्हें क्या कहती थी कि तुम सो मत जाना? सर दरअसल। शट अप! वानखेड़े की समझ में सारा मामला आ गया। अपनी नींद भगाओ और जो मैं काम कह रहा हूँ उसे सुनो। आज सुबह वजीर चंद प्लेस के आते से 5.5 करोड़ के नोटों से भरी वैन उड़ा ली गई। इस काम में बमों का इस्तेमाल किया गया है। वैन में 2 गार्ड बंद है और उन्होंने वायरलेस सेट पर खबर दी है कि वैन बैंक रॉबरी करने वाले देवराज चौहान, जगमोहन और डालचंद नाम के आदमी है। मैंने पता लगाया कि बम फेंकने वालों में नीना पाटेकर भी शामिल थी। नीना पाटेकर, वह खतरनाक चौकड़ी? सुधीर चौंक कर सीधा हो गया। हाँ, फाइल पर लगी उसकी तस्वीर को अच्छी तरह से देख लो। पाटेकर का चेहरा मैं जानता हूँ सर, इसके केस पर मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, लेकिन अब यह देवराज चौहान जैसे गैंगस्टर के साथ मिल चुकी है। देवराज चौहान तो एक बार पहले ही आपके हाथों से बच गया था, कब तक बचता रहेगा? तुम उसकी और पाटेकर की तलाश में जुट जाओ। ओके सर। फिर वानखेड़े ने रिकॉर्ड रूम में जाकर फाइलें साहनी को सौंप दी और तेजी से कमिश्नर साहब के ऑफिस की ओर बढ़ गया। कमिश्नर साहब वानखेड़े को देखते ही बोले, आओ मिस्टर वानखेड़े, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे सर? बैंक वैन रॉबरी करने वालों का पुलिस से टकराव भी हुआ,
लेकिन उसके बाद वैन को कहीं नहीं देखा गया। वैन आखिर कहाँ गायब हो गई? कमिश्नर साहब ने कहा। आपके पास क्या इस शहर की सड़कों का नक्शा होगा सर? कमिश्नर साहब ने मेज की दराज से नक्शा निकालकर उसे थमा दिया। सर, वैन को उड़ा ले जाने वाले 3 आदमियों के नाम वैन में मौजूद गार्डों ने वायरलेस सेट पर बताए हैं। जगमोहन, देवराज चौहान और डालचंद। डालचंद का तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं सर। कमिश्नर साहब ने सिगरेट सुलगाकर गंभीरता में सिर हिलाया। इतने बड़े शहर में बिना रिकॉर्ड वाले आदमी को तलाश करना लगभग असंभव है। कोशिश तो की जा सकती है सर। देखूंगा इस बारे में क्या हो सकता है। कमिश्नर साहब ने सिर हिलाया। कुछ मालूम पड़ा कि इस काम में कितने आदमी थे? हाँ सर, एक को तो पहचान भी लिया है। वह नीना पाटेकर नाम की एक खतरनाक गैंगस्टर है सर। कैसे जाना? वानखेड़े ने पूर्ण विवरण बताने के बाद कहा। सुधीर को मैंने पाटेकर की तलाश पर लगा दिया है और बाकी सबके बारे में भी जल्दी ही पता हो जाएगा। ठीक है, अपनी तलाश जारी रखो। चंद और बातों के पश्चात वानखेड़े ने कमिश्नर साहब से विदा ली और बाहर आ गया। जगमोहन दोपहर का खाना ले आया था। डालचंद और देवराज चौहान ने मिलकर खाना खाया। जगमोहन वैन के पास पहुंचा और वैन की बॉडी को ठकठका कर बोला, क्यों खुद को गर्मी में बंद कर रखा है? बाहर आकर खाना खा लो। हमारे पास भी खाना है। वैन के अंदर से आवाज आई। हमारे पास पालक पनीर है। बाई गॉड, बहुत ही उम्दा। इस समय हम दोनों मटर पनीर खाने की तैयारी कर रहे हैं। जगमोहन ने बुरा सा मुंह बनाया। खाने की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन अपने मटर पनीर निकालोगे कहाँ? यहाँ नोटों से भरे 4 सरकारी थैले रखे हुए हैं। एक की सील तोड़ देंगे। और आज नोट गंदे मत करना, कहीं और कर लेना। अपना काम करो। एक गार्ड की खुश्क आवाज आई। जगमोहन ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुर्सी पर बैठ गया। ऐसे कब तक हम वैन के पास बैठे रहेंगे? डालचंद बोला। जब तक वैन के भीतर मौजूद गार्ड सरेंडर नहीं कर देते। इसमें कितना समय लगेगा? जब तक इनका राशन पानी चलेगा। इनसे एक बार फिर बात कर लो। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। क्या फायदा? देवराज चौहान बोला। शायद कुछ बात बन जाए। मैं जानता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, फिर भी एक बार बात करके तो देखो। देवराज चौहान ने कंधों को झटका दिया और वैन के करीब पहुंचकर बॉडी को थपथपाया। क्या है? भीतर से आवाज आई। कैसे हो तुम लोग? हमारी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। यह सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलने वाला। देवराज चौहान बोला। तुम हो कौन? देवराज चौहान, इस डकैती का सरगना। अंदर से कोई आवाज न आई। सुनो, देवराज चौहान बोला। तुम लोग हमारे दोस्त क्यों नहीं बन जाते? अंदर से गार्ड की हंसी सुनाई दी। साला हमें गधा समझता है? तुम लोग मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे, मत करो, लेकिन तुम जैसे खूनी डकैत विश्वास के काबिल होते ही नहीं। हम लोग धोखेबाज नहीं है। बस बस, जाओ आराम करो और हमें भी सोने दो। देवराज चौहान वापस लौट गया। मंगल पांडे सोकर उठा तो 3 बज रहे थे। उसने बेल बजाई तो मोटा नटियाल खुद उसके आगे हाजिर हुआ। उठ गए? हाँ, सिर में दर्द है, अभी ठीक हो जाता है। नटियाल ने बेल मारी। कुछ ही क्षणों बाद बार का आदमी वहां आ गया। राजू, एक स्ट्रांग कॉफी बनाकर तो ला। नटियाल ने कहा। अभी लाया, राजू कहकर बाहर निकल गया। नटियाल ने सिगरेट सुलगाई। बैंक वैन के बारे में शहर में क्या हलचल है? पांडे ने पूछा। बहुत बुरी। पुलिस तो लुटेरों और वैन की तलाश में है। मेरे खास आदमी ने खबर दी है कि इस मामले को इंस्पेक्टर वानखेड़े देख रहा है। वह खतरनाक पुलिस वाला? पांडे सीधा होकर बैठ गया। हाँ, वही। तभी राजू कॉफी दे गया। पांडे कॉफी की चुस्कियां लेने लगा। अब क्या फैसला है तेरा? किस बारे में? पांडे ने मोटे नटियाल के चेहरे पर निगाह मारी। कल की बैंक डकैती में शामिल होना है या नहीं? तेरे को बोला तो था नहीं होना। जितना आ गया उतना ही बहुत है। मैंने इसलिए पूछा कि कहीं तेरा विचार न बदल गया हो। पांडे ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर तसल्ली बख्श भाव थे। वानखेड़े ने अपनी कार चेक पोस्ट के करीब पहुंचकर रोक दी। चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस वालों से पूछा, सुबह बैंक वैन तो यहां से नहीं निकली? नहीं साहब। तुम लोग दावे के साथ कैसे कह सकते हो? साहब, हमारी ड्यूटी सुबह 8 बजे से ही है। आज शाम डबल शिफ्ट कर रहे हैं। वानखेड़े वापस चल पड़ा। यह शहर का बाहरी इलाका था। चारों तरफ फार्म थे और फार्मों में कॉटेज और बंगले बने हुए थे। मन ही मन उसने सोचा और हिसाब लगाया कि हो सकता है वैन को लुटेरों ने इन फार्मों में ही कहीं छुपा रखा हो। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। वानखेड़े ने सोचा इस समय फार्मों में वैन को ढूंढना मुनासिब न रहेगा। यह काम उसे कल सुबह करना चाहिए और साथ में कोई और भी हो। मन ही मन फैसला करके वह कार आगे बढ़ाने की सोच रहा था कि फार्मों की पगडंडी की तरफ से उसको कोई आता दिखाई दिया। वह डालचंद था। पगडंडी से निकलकर वह सीधा वानखेड़े की कार के पास आया।
सर, क्या आप शहर की ओर लौट रहे हैं? हाँ, वानखेड़े ने सहमति में अपना सिर हिलाया। तो कृपया मुझे शहर तक छोड़ दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। बैठो। डालचंद कार में समा गया। तुम इन्हीं फॉर्मों में रहते हो? इस प्रश्न पर क्षण भर के लिए डालचंद अचकचाया, फिर बोला, जी, यहां मैं अपने एक रिश्तेदार के फॉर्म पर आया हुआ हूं। आज सुबह से ही तुम फॉर्म पर थे? जी हाँ। तुमने आज सुबह यहाँ किसी वैन को तो नहीं देखा है? डालचंद के शरीर में चींटियां रेंगने लगी, जिस्म जोरों से कांपा। वैन? डालचंद ने खुद को संभालने की चेष्टा की। हाँ, बैंक वैन, उसमें 5.5 करोड़ नकद था। डालचंद का गला सूखने लगा। मैंने तो ऐसी किसी वैन को नहीं देखा। यह हो सकता है कि ये तुम्हारी निगाह ही ना पड़ी हो, वानखेड़े ने कहा। डालचंद उल्टे सीधे ढंग से सिर हिलाकर रह गया। बातों के दौरान वानखेड़े की निगाह सड़क पर थी। मैंने अखबार में तो डकैती की खबर पढ़ी नहीं, एकाएक डालचंद बोला। डकैती दिन में हुई है, खबर कल के अखबार में आएगी या फिर शाम को ही आ गई होगी, बाहर चलकर देख लेना। डालचंद ने सिर हिलाया। अब वह खुद को काफी हद तक संयत पा रहा था। आप कौन साहब हैं? बैंक वैन को क्यों तलाश कर रहे हैं? मेरा नाम इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े है, पुलिस वाला हूं, वैन को तलाशने के काम पर लगा हुआ हूं। कार अब शहरी इलाके में प्रवेश कर रही थी। डालचंद बोला, बस साहब, अब मुझे यही उतार दीजिए। वानखेड़े ने कार रोक दी। डालचंद धन्यवाद देते हुए कार से बाहर आ गया। कार पुनः आगे बढ़ गई। डालचंद सड़क पर खड़ा जाती हुई कार को देखता रह गया। देवराज चौहान ने कमरे में मौजूद सब पर निगाह मारी। नीना पाटेकर, मंगल पांडे, उस्मान अली और सबसे बाद में वहां डालचंद पहुंचा था, जो कि कठिनता से अपने पर काबू पाए हुए था। नीना पाटेकर ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया, फिर बोली, बहन कहाँ है देवराज चौहान? जहां भी है सलामत है, लेकिन है कहाँ? पांडे बोल उठा, लूट में हम भी शामिल थे, उस पर हमारा भी हक है। देवराज चौहान की निगाहों में खतरनाक भाव तैरने लगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि लूट में कौन कौन था और लूट की उस दौलत पर किस किस का हक है। तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। आखिर हमें वैन के बारे में मालूम होना ही चाहिए। क्यों? जवाब में पांडे होठ हिलाकर रह गया। जब तक कल की डकैती का काम पूरा नहीं होता, तब तक वैन कहाँ है, यह बात किसी को नहीं बताई जा सकती। हो सकता है डकैती के समय हम में से कोई वहां फंस जाए और पुलिस के हत्थे चढ़ते ही सब कुछ उगल दे। इसलिए कल की डकैती के बाद ही हम वैन के पास पहुंचेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। मंगल पांडे ने सिर हिला दिया। तभी उस्मान अली बोला, देवराज चौहान, मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या? क्या जरूरी है कि हम बैंक डकैती करें? क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। उस्मान अली पल भर के लिए हिचकिचाया, फिर क्या उठा, यह ठीक है कि आज हमारे प्लान में बैंक वैन को उड़ाना नहीं था, परंतु हालात ऐसे हो गए कि उड़ाना पड़ा। इसी चक्कर में 5.5 करोड़ रुपया हमारे हाथ में लग गया। जिसके हिस्से करे तो 90 लाख हमारे हिस्से आएगा। यह एक बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए। क्षण भर ठिठक कर उस्मान अली ने पुनः पूछा, मेरे ख्याल में कल 4 करोड़ रुपए की डकैती करना ठीक ना होगा। जो हमारे हाथ लग गया, हमें उसी को ही सब कुछ समझना चाहिए। कल को डकैती में हो सकता है हम में से कोई मारा जाए, क्या फायदा? इसलिए जो मिल गया हमें उसी पर सब्र कर लेना चाहिए। देवराज चौहान का चेहरा क्रोध से भर उठा। यह तुम्हारा फैसला है। नहीं, उस्मान अली ने सिर हिलाया। मैंने तो राय दी है, मानना ना मानना सबके ऊपर है। सबके ऊपर नहीं, सिर्फ मेरे ऊपर है। जिस डकैती के लिए हम घर से निकले हैं उसे करके ही रहेंगे। बीच में ही अपनी मंजिल का रास्ता नहीं छोड़ सकते। मैंने बैंक डकैती की पूरी योजना बना रखी है, वह होकर ही रहेगी। अगर इतने से ही तसल्ली होने वाली होती तो मैं बैंक वैन रॉबरी का ही प्लान बनाता, बैंक डकैती का नहीं। मैं हर हाल में हर कीमत पर 9.5 करोड़ रुपया इकट्ठा सामने देखना चाहता हूं, उसके बाद ही हिस्से होंगे। देवराज चौहान ने सबके चेहरों पर निगाह मारी। इस सारी रकम को इकट्ठा पाने के लिए ही तो आज हम बैंक पहुंचे थे कि 5.5 करोड़ रुपया आज बैंक से न निकले, कल ही निकले, और निकलने से पहले ही हम बैंक में डकैती डालकर सारा पैसा अपने कब्जे में कर ले। जिस मकसद के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे वह अभी पूरा नहीं हुआ है। खुद को कायर मत बनाओ, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो। देवराज ठीक कहता है। नीना पाटेकर बोल उठी, जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए थे
वह अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें वैन में मौजूद 5.5 करोड़ रुपए को तब तक भूल जाना चाहिए जब तक हम कामयाब बैंक डकैती ना कर लें, और यह डकैती कल सुबह होगी। मंगल पांडे फौरन बोला, मेरा भी यही कहना है कि 5.5 करोड़ को अपने पल्ले देखकर हमें बैंक डकैती का विचार त्यागना नहीं चाहिए, यह बुजदिली होगी। डालचंद मुंह बंद किए खामोश बैठा सबको देखे जा रहा था। उसकी आंखों के सामने वानखेड़े का चेहरा घूम रहा था। किसी को कल होने वाली डकैती पर ऐतराज है तो आवाज उठा सकता है। उस्मान अली बोला, तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो देवराज चौहान। मैंने तो सिर्फ एक ही राय दी थी। अगर राय सबको पसंद होती तो ठीक, अब पसंद नहीं तो मुझे क्या ऐतराज। मैं तो तुम सबके साथ हूं ही। यूं भी काम को आधा अधूरा छोड़ना मेरी आदत नहीं है। कई पलों तक वहां खामोशी छाई रही। देवराज चौहान ने खामोशी तोड़ी। आज हिंदुस्तान बैंक से बैंक वैन को उड़ाया गया है। पावरफुल बम फेंके गए हैं। इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता कि कल फिर उसी बैंक में कोई डकैती करने का साहस कर सकता है। यह बात हमारे लिए फायदेमंद है। दोपहर बाद मैंने वहां जाकर देखा, सिर्फ 4 पुलिस वाले बैंक की निगरानी पर हैं, जिनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल हम आज की ही तरह आसानी से कामयाब होंगे, इस बात का मुझे पूरी तरह विश्वास है। हर कोई देवराज चौहान के चेहरे को देख रहा था, जहां पर दृढ़ता का समंदर उछाले मार रहा था। जगमोहन कहाँ है? एकाएक मंगल पांडे बोला। बैंक वैन की निगरानी पर। वह अकेला ही बैंक वैन की निगरानी कर रहा है? पांडे ने हैरानी से पूछा। हाँ, कम से कम 2 तो होने चाहिए थे, अवश्य होने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास आदमियों की कमी है। बैंक वैन के मुद्दे पर मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कल की डकैती पर बात कर ली जाए। कल की डकैती की योजना मैं सबको बता देना चाहता हूं। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने जेब से तय किया बड़ा सा कागज निकाला और डालचंद की तरफ बढ़ाकर बोला, वजीर चंद प्लेस से उस जगह पर पहुंचने के मैंने 6 रास्ते बना रखे हैं, समझे, जहां पर तुम्हें डकैती का माल पहुंचाना है। रास्ते भर के नक्शे के रास्तों को अच्छी तरह समझ लेना। कल तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि आज की घटना के कारण कल पुलिस पहले से ही शहर की सड़कों पर दौड़ रही होगी। आज तो बुलेट प्रूफ वैन ने हमें बचा लिया, कल हमारे पास आम कार होगी। डालचंद ने गंभीर भाव से कागज थाम लिया। उसके बाद देवराज चौहान ने सबको बैंक डकैती की योजना बताई। आधा घंटा वह बताता रहा कि डकैती पर काम कैसे करना है, किस किस को क्या करना है। बैंक का भीतरी नक्शा उसने कम से कम 3 बार सबको बताया, ताकि अच्छी तरह याद हो जाए। सबने डकैती के संबंध में कई सवाल पूछे। देवराज चौहान उन्हें उनकी बातों का जवाब देता रहा। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर बात करते हुए उन्हें 1 घंटा लग गया। जब डकैती की योजना का मुद्दा समाप्त हुआ तो पांडे बोला, डकैती के दौरान जो अलग हो जाएगा वह कहां पर मिलेगा, क्योंकि किसी को तो यह मालूम नहीं होगा कि माल रखने का ठिकाना कहां है और कहां पहुंचना है। ऐसी नौबत आने पर डकैती में अलग हो जाने वाले को दोपहर बाद यहीं आ जाना है। मैं, जगमोहन या और कोई आकर उसे ले जाएगा, और तुम लोग अपने मन से इसका वहम निकाल दो कि मेरे द्वारा दौलत में कोई धोखेबाजी हो सकती है। मुझे दगाबाजी से सख्त नफरत है। अगर मैं तुम लोगों को जगह नहीं बता रहा तो सिर्फ सावधानी के कारण। डालचंद को वह जगह बताना जरूरी थी, क्योंकि इसी ने तो डकैती के माल को वहां तक पहुंचाना है। कल डकैती के बाद हम सब यहीं पर होंगे, 9.5 करोड़ के बीच होंगे। परंतु इस समय हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस कठिनाई को सॉल्व करना बेहद जरूरी है। कैसी समस्या? नीना पाटेकर के माथे पर बल पड़ गए। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सिर हिलाकर बोला, जिस बैंक वैन को हमने आज सुबह उड़ाया, उस बैंक वैन के भीतर 2 सख्त इरादों वाले गार्ड हैं, जिनके पास गने हैं। दरवाजा भीतर से ही बंद किया जा सकता है, खोला जा सकता है। बाहर से दरवाजा बंद या खोलने का कोई प्रबंध नहीं। सांस लेने के लिए उन गार्डों को वैन के फर्श पर बने छोटे छोटे छिद्रों में से हवा मिल रही है। खाना उनके पास कुछ दिन का है, पीने को पानी है। वह जब भी चाहे वैन का दरवाजा खोलकर अपनी गनों से गोलियों की बरसात कर सकते हैं। यानी कि इस समय वह दोनों गार्ड वैन सहित 5.5 करोड़ के मालिक बन बैठे हैं। नोटों से भरी वैन हमारे पास होने के बावजूद हम नोटों से बहुत दूर हैं, उस दौलत तक हमारी पहुंच नहीं। सुनते ही सब सकते किसी हालत में आ गए। और तो और उनके पास वायरलेस सेट है।
वायरलेस के जरिए वह जब भी चाहे पुलिस हेडक्वार्टर से बात कर सकते हैं। सबने बेचैनी से पहलू बदला। कई पलों के लिए वहां पैना सन्नाटा छाया रहा। तो उन्होंने यह भी जान लिया होगा कि वैन इस वक्त कहाँ है और नहीं। देवराज चौहान ने मंगल पांडे की बात काटकर कहा, तुमने शायद वैन को सही ढंग से देखा नहीं। वह डिब्बा बंद वैन है, बुलेट प्रूफ, आर्म्ड प्रूफ। भीतर से बाहर और बाहर से भीतर नहीं झांका जा सकता। डिब्बा बंद वैन में ड्राइवर की तरफ खुलने वाली छोटी सी खिड़की है, जिसे सिर्फ भीतर मौजूद गार्ड ही खोल सकते हैं। उस खिड़की में कठिनता से एक हाथ ही भीतर घुस सकता है और वह गार्ड किसी भी कीमत पर उस खिड़की को इसलिए नहीं खोलेंगे कि कहीं उनके लिए घात लगाए कोई खिड़की पर बैठा ना हो और उसके खुलते ही भीतर की तरफ कोई गोली ना दाग दे। ओह, उस्मान अली के होठों से निकला। लेकिन नीना पाटेकर बोली, अब इस समस्या का हल क्या है? हल ही तो हमने निकालना है। उनके पास कितने दिन का राशन पानी है? नीना पाटेकर ने एकाएक पूछा। इस बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। 5-7 दिन का तो होगा ही। मान लेते हैं 7 दिन का खाना है गार्डों के पास, नीना पाटेकर ने कहा। उसके बाद वह क्या करेंगे? तब तो भूख प्यास के मारे हाथ उठाकर उन्हें बाहर आना ही होगा। ऐसा भी हो सकता है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कल की डकैती के बाद हमारे पास समय ही समय होगा। इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि वैन की निगरानी कौन करेगा। सुबह से डालचंद और जगमोहन कर रहे हैं। रात को मैं कर नहीं सकता क्योंकि सुबह फ्रेश होकर मुझे बैंक डकैती करनी है। बैंक डकैती के लिए हम सब पूरे हैं। किसी एक का भी कम होना हमारे लिए ठीक ना होगा और अब ऐसी नाजुक स्थिति में बाहर का कोई विश्वासी आदमी भी तलाश नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास समय कम है। इसका मतलब कि हमें कम से कम, मंगल पांडे ने सिर हिलाया, एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो हमारे इस काम में शामिल हो और रात भर सुबह के उस समय तक सावधानी से उस बैंक वैन की निगरानी करे ताकि कहीं वह गार्ड दरवाजा खोलकर वैन से बाहर ना आ जाए। अगर आए तो फौरन उन्हें गोली से उड़ाया जा सके। हाँ, लेकिन कल की डकैती में जगमोहन हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि कोई भी आदमी चुस्ती फुर्ती के साथ सारी रात और दिन में हमारी डकैती करके आने तक वैन पर पहरा नहीं दे सकता। देवराज चौहान कह रहा था, हमें आने में 12 बज सकते हैं, इसलिए वहां पर एक ऐसा आदमी चाहिए जो जगमोहन के साथ पहरेदारी कर सके। सही बात है, उस्मान अली ने सिर हिलाया। तो अब किसी विश्वास के काबिल आदमी को कहां से लाया जाए? नीना पाटेकर बोली। इस समय यही समस्या है हमारे सामने। हम सबको कल बैंक डकैती में हिस्सा लेना है। हम 5 में से 1 को भी कम नहीं होना चाहिए। जगमोहन को निकालकर हम 6 में से 5 हुए हैं। अब 5 से 4 होना संभव नहीं है। यह समस्या मैं सॉल्व कर सकता हूं, मंगल पांडे ने सिगरेट सुलगाकर कहा। कैसे? मेरे पास आदमी है, खास, विश्वसनीय, वफादार कुत्ते के माफिक। जो काम उसे सौंपा जाए उसे वह अपनी जान देकर भी पूरा करेगा। कौन है वह? देवराज ने पूछा। बताऊंगा, पहले यह बताओ उसे मिलेगा क्या? क्या मतलब? हमारे पास मोटा माल है और उस विश्वसनीय आदमी को हम खास काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बदले में उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए। वह हमारी हरकतों का राजदार होगा। उसकी वफादारी की कीमत भी तो लगनी चाहिए। और यह फैसला अब आप सब लोग करेंगे कि ऐसे आदमी को कितना मिलना चाहिए। तुम उसे कितना देना चाहते हो? नीना पाटेकर बोली। मंगल पांडे ने नीना पाटेकर को देखा। पल भर के लिए उसकी निगाहें नीना पाटेकर के जिस्म पर फिसली, फिर तुरंत ही संभल गया। कुल मिलाकर हमारे पास 9.5 करोड़ रुपया होगा कल की डकैती के बाद। हाँ होगा, नीना पाटेकर बोली। 9 से ऊपर उसका, बाकी 9 के हम हिस्से करेंगे। तुम्हारा मतलब कि 50 लाख उसे दे? 9.5 करोड़ में से 50 लाख उसे दे भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। वह हर कदम पर हमारी सहायता करेगा। काम का आदमी है, उससे कई काम लिए जा सकते हैं। कुछ देर तक उनके बीच खामोशी व्याप्त रही। उस पर किस हद तक विश्वास किया जा सकता है? देवराज बोला। हर हद तक। अगर उसने कोई गड़बड़ की तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, बेशक मेरी होगी। उसके गड़बड़ करने पर उसके साथ साथ हम तुम्हारे भी दुश्मन बन सकते हैं। उस इंसान को लेकर मुझे हर बात मंजूर है, मंगल ने विश्वास से कहा। ठीक है, 9 से ऊपर उसका। कौन है वह? मंगल ने देवराज को देखा। जिस बार में तुम मुझसे मिले थे उस बार का मालिक नटियाल। बार का मालिक? देवराज चौहान चौंका। वह हमारे काम का नहीं हो सकता। मंगल के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। देवराज चौहान, उसे सिर्फ बार का मालिक ना समझो।
हर क्राइम में मास्टर है वह। आज भी वह क्राइम का स्कूल चला सकता है। जिन कामों में आज हम पड़े हैं, इन कामों को करके, इन कामों से थक कर वह यह सब छोड़ चुका है। एक तरह से मेरा मास्टर है वह। इतना खतरनाक और तेज बुद्धि का है कि हर मामले में आसानी से निपट लेता है। वह मोटा है किंतु फुर्तीला इतना कि हम सबको मात कर जाए। मैंने जितनी भी आज तक डकैतियां की, उन सबके प्लान वही बनाता रहा, तभी तो मैं कामयाब रहा और कभी फंसा नहीं। अगर वह किसी काम का नहीं तो समझो हम भी किसी काम के नहीं, और जिस मामले के लिए हम उसे अपने साथ मिलाने जा रहे हैं, वह मामला उसके लिए बचकाना है। क्राइम की दुनिया में ऐसा गुण वाला व्यक्ति मिलना आसान नहीं। देवराज चौहान और पाटेकर की आंखें मिली। अगर ऐसा है तो उसे आजमा लेने में कोई हर्ज नहीं। उस्मान अली बोला। क्या नाम है उसका? पाटेकर बोली। नटियाल। नटियाल? देवराज चौहान ने सिर हिलाया। वह पूरा समय बार में होगा? हाँ। इस काम के लिए तैयार हो जाएगा? मेरा कहा वह कभी नहीं टालता। ठीक है, मैं अभी चलकर उससे मिलता हूं। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने सब पर निगाह मारी। कल हमने बैंक डकैती के लिए सुबह ठीक 9 बजे उस जगह पर इकट्ठा होना है जहां बैंक से कुछ दूर कार रोकी थी। याद है वह जगह? सबने सहमति में सिर हिलाया। ठीक 9 बजे। हमें किसी भी हालत में लेट नहीं होना। पहले पहुंचकर हमें बैंक के आसपास निगाह रखनी है कि कल वहां सुरक्षा के खास प्रबंध तो नहीं। उसके बाद ठीक 10 सवा 10 बजे हमें हरकत में आ जाना है। बिल्कुल सतर्क रहकर काम करना है। किसी भी हालत में मैं बैंक डकैती को असफल नहीं देखना चाहता। चिंता मत करो, नीना पाटेकर विश्वास भरे स्वर में बोली। हम अवश्य कामयाब रहेंगे। देवराज चौहान ने मंगल से कहा, चलो पांडे, मुझे नटियाल से मिलाओ। तभी लंबे समय से खामोश बैठा डालचंद बोल पड़ा। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबकी निगाहें डालचंद की तरफ उठ गई। वानखेड़े को जानते हैं आप लोग कि नहीं? वानखेड़े के नाम पर देवराज चौहान ही नहीं, नीना पाटेकर भी चौंकी। क्या मतलब? देवराज चौहान ने हैरानी से उसे देखा। साल भर पहले वानखेड़े हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था, नीना पाटेकर बोल पड़ी। परंतु वह मुझे पकड़ नहीं सका था। वह एक खतरनाक पुलिस वाला है। हाँ, डालचंद ने सिर हिलाया। मैं उसी की बात कर रहा हूं। जब मैं ठिकाने से निकलकर सड़क पर आया तो कार में वह मुझे मिला। मैं उसी की कार में लिफ्ट लेकर कुछ दूरी तक आया। देवराज चौहान डालचंद की बात का स्पष्ट मतलब समझ रहा था कि कहां से उसने वानखेड़े से लिफ्ट ली होगी। उसने अपना नाम और विभाग बताया, फिर पूछा कि इस तरफ दिन में मैंने कोई बैंक वैन तो आती नहीं देखी। मैंने मना कर दिया कि नहीं देखी। सवाल यह पैदा होता है कि सुबह हमने वैन डकैती की और शाम को 5 बजे वह उसी इलाके में मंडरा रहा था जिस इलाके में वैन छिपा रखी है। इतनी जल्दी वह वहां कैसे पहुंच गया? डालचंद की बात पर हर कोई स्तब्ध रह गया। वह बड़ा काइया इंस्पेक्टर है, देवराज चौहान ने कहा, पर हम वैन को वहां से हटा भी तो नहीं सकते। अगर वह वैन तक पहुंच गया तो? उस्मान अली ने कहा। तो ऊपर पहुंच जाएगा। नीना पाटेकर खतरनाक लहजे में गुर्रा उठी। मन ही मन सब नीना पाटेकर की बात से सहमत थे। देवराज चौहान मंगल पांडे के साथ नटियाल से मिलने चला गया। उस्मान अली अपने घर की तरफ रुखसत हो गया था। नीना और डालचंद एक ही कार पर रवाना हो गए। रात के 9 बज रहे थे। क्या सोच रहे हो डालचंद? नीना ने सिगरेट को सुलगा कर पूछा। कुछ नहीं। मत बताओ, तुम्हारी मर्जी। नीना मुस्कुराई। एक बात बताओगे? क्या? मैं तुम्हें कैसी लगती हूं? ठीक लगती हो। तू भी मुझे अच्छा लगता है। डालचंद खामोशी से कार की खिड़की से बाहर को देखने लगा। हिसाब लगाया तूने कि 9 करोड़ में से कितना तेरे हिस्से होगा? वह बोली। 1.5 करोड़। क्या करेगा तू इतने पैसे का? जब आ जाएगा तब सोचूंगा। 1.5 और 1.5 3 होते हैं डालचंद। क्या मतलब? मेरे 1.5 करोड़ भी अपने 1.5 करोड़ में मिला ले। डालचंद ने गर्दन घुमाकर नीना पाटेकर की ओर देखा। तेरी मेरी नहीं पटेगी। क्यों? तू बदमाश सालों से खून खराबी के धंधे में है, जबकि यह मेरा पहला और आखिरी बुरा काम है। इस काम में मैं इत्तेफाक से ही आ फंसा हूं। मैं भी तंग आ गई हूं इन कामों से। आज तक कोई भी मर्द मेरे जिस्म पे हाथ नहीं लगा सका है। एकदम कुंवारी हूं। तेरे को नुकसान का सौदा नहीं लगेगा मुझसे शादी करके। तेरे पीछे पुलिस है। हम यहां से कहीं दूर निकल चलेंगे माँ बहन को लेकर। तू सिगरेट पीती है। नीना पाटेकर ने सिगरेट कार की खिड़की से बाहर उछाल दी। ले, छोड़ दी, अब नहीं पीऊंगी। एक बार तेरे मुंह से शराब की स्मेल भी आई थी, डालचंद ने बोला।
आज के बाद विस्की भी छोड़ दी। शराफत से जिंदगी बिताएगी मेरे साथ, गड़बड़ तो नहीं करेगी? नहीं, मैं बहुत अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी तुझे। देख, मैं शरीफ बंदा हूं, शरीफ हूं, लेकिन सीधा या बेवकूफ नहीं। अगर जिंदगी में तू कभी अपनी बातों से पीछे हटी तो तेरा बुरा अंजाम करके रख दूंगा। मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। ठीक है, कल की डकैती का मामला निपट जाने दे और बंटवारा हो जाने दे। उसके बाद माँ और बहन को लेकर हम शहर छोड़ देंगे, फिर शादी कर लेंगे, डालचंद ने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि कल सुबह तक तू अपनी बात से पीछे हट जा। मैं पीछे क्यों हटूंगा? डालचंद उसे देखकर पहली बार मुस्कुराया। तू मुझे शुरू से ही अच्छी लगती थी, लेकिन सिर्फ तेरी बुरी आदतों के कारण ही मैं तेरे से दूर रहा। अब तो मैंने बुरी आदतें छोड़ दी है। दोनों एक दूसरे से रजामंद हो गए थे। बस रोक दे, मेरा घर आ गया है। नीना ने कार रोकी। मैं भी चलूं साथ? माँ बहन से मिल लूंगी, वह बोली। जल्दी ना कर, मेरा दिमाग अभी ठीक नहीं है। कल की डकैती से निपट लें, उसके बाद ही इस बारे में बात करना। ठीक है। नीना डालचंद को जाते देखती रह गई। कहाँ था तू? सुबह का गया, अब लौट रहा है? शारदा देवी ने पूछा। माँ, तुम भी अजीब हो। चारपाई पर बैठता हुआ डालचंद बोला। तो जाते हुए कहकर जाया कर कि रात को देर से आऊंगा। अब मुझे क्या पता था माँ, प्राइवेट नौकरी है, आना जाना तो मालिक के हाथ में है। तभी कमला पानी ले आई। डालचंद ने पानी पीकर ग्लास उसे थमा दिया। चाय बनाऊं भैया? नहीं, अब खाना ही खाऊंगा। खाना भी तैयार है। डालचंद ने शारदा देवी को देखा। माँ, कल शायद मैं कंपनी के काम से टूर पर जाऊं, कुछ दिन बाद लौटूंगा। कितने दिन? 5-10 दिन तो लग ही जाएंगे। शारदा देवी ने सिर हिलाया। बाहर अपना ख्याल रखना बेटा, आजकल जमाना ठीक नहीं है। तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो माँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। अच्छा, अब जा, खाना खा ले। डालचंद चारपाई से उठ गया। कल कितनी बजे जाएगा? सुबह ही जाना है, 8 बजे से पहले ही घर से निकल जाऊंगा। कपड़े तैयार कर रखे हैं या नहीं? कपड़ों की फिक्र मत करो माँ, जरूरत की हर वस्तु कंपनी वाले ही देंगे। कपड़े भी देंगे? शारदा देवी बड़बड़ा उठी। जाने कैसी कंपनी है यह। तुम तो इतनी बड़ी हस्ती हो और मुझसे मिले बिना ही उस दिन चले गए। नटियाल ने मुस्कुराकर देवराज चौहान से कहा। कम से कम मुझे सलाम मारने का मौका तो दे देते। देवराज ने गहरी निगाहों से मोटे नटियाल की ओर देखा। नटियाल, तुमसे काम है, पांडे बोला। नटियाल फौरन सतर्क हो उठा। मुझसे भला क्या काम पड़ गया? उसकी आवाज में लापरवाही थी। मंगल पांडे ने देवराज चौहान के सामने सारी बात दोहराई। नटियाल ने गंभीरता से बात सुनी। तुम्हें उस वैन की चौकस निगरानी करनी है, बदले में 50 लाख मिलेंगे। बहुत मोटी रकम मिल रही है। मैं काम के लिए तैयार हूं। मोटी रकम इसलिए मिल रही है कि हम दोनों ने मोटा हाथ मारा है और काम में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। अगर कहीं पर जरा भी गड़बड़ी हुई तो तुम्हारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मोटा नटियाल मुस्कुरा दिया। ऐसी बातें मत करो, मैं भला क्या गड़बड़ी करूंगा? अभी चलना होगा? अभी का अभी। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं आधे घंटे में आता हूं। कहाँ जा रहा है? पांडे ने उससे पूछा। कल के कामों का इंतजाम करने जा रहा हूं। और वह बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा कर कहा। आदमी तो ठीक लगता है। आदमी तो ठीक ही है, पांडे ने सिर हिलाया। आधे घंटे बाद नटियाल वापस लौटा। मैंने कल का सारा काम कर दिया है, किशन सुबह टैक्सी लेकर आएगा। मंगल पांडे ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि नटियाल उसके कल के एक्सीडेंट का इंतजाम करने गया था। चलो, नटियाल ने देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान खड़ा हो गया। मैं रात को यहीं पर रहता हूं। मंगल पांडे देवराज चौहान से बोला। अगर मेरी जरूरत पड़े तो आ जाना या किसी को भी भेज देना। देवराज चौहान नटियाल के साथ बाहर निकल गया। जाना कहाँ है? नटियाल ने पूछा। खामोशी से चलते रहो, जब ठिकाना आ जाएगा तो बता दूंगा। मोटे नटियाल ने बेहद शराफत के साथ मुंडी हिला दी। वानखेड़े जब अपने ऑफिस में पहुंचा तब रात के 9 बज रहे थे। सुधीर चावला को वहां पर मौजूद देखकर उसने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? ड्यूटी कर रहा हूं सर। कैबिन में बैठकर ड्यूटी की जाती है, वह भी मेरे कैबिन में? हाँ, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। मैंने तुझे नीना पाटेकर का सुराग ढूंढने पर लगाया था ना। मैंने सारे मुखबिरों को सावधान कर दिया है सर, जल्दी ही उसकी कोई खबर मिलेगी। वानखेड़े सिर हिलाकर रह गया। तुमने दिन भर क्या किया? वैन को तलाश करता रहा, वानखेड़े ने कहा। मुझे यकीन है कि वैन शहर के बाहर ही कहीं मौजूद फार्मों में है।
तो क्या फॉर्मों की तलाशी लोगे? सुधीर चावला ने पूछा। कल तुम मेरे साथ रहोगे। चोरी छिपे जिस फॉर्म की तलाशी ले सके तो ले लेंगे, नहीं तो फॉर्म की तरफ जाने वाले मेन रास्ते पर निगाह रखेंगे, शायद कोई कारागर नतीजा सामने आ जाए। यह तो अंधेरे में हाथ पांव मारने जैसी बात होगी सर। हमारे पास अलादीन का चिराग तो है नहीं जो उससे मालूम कर ले। ख्याल के दम पर ही अंधेरे में हाथ मारना पड़ेगा। सुधीर सिर हिलाकर रह गया। तुम मेरे ऑफिस में क्या ड्यूटी कर रहे थे? वानखेड़े एकाएक बोला। ओह हाँ, कमिश्नर साहब तुम्हारा इंतजार करके कुछ देर पहले ही गए हैं। मैं पिछले 2.5 घंटे से कंट्रोल रूम में बैठा था, यह सोच कर कि शायद वैन में मौजूद गार्डों का कोई मैसेज आ जाए, क्योंकि सिर्फ एक ही बार उन्होंने मैसेज दिया था, उसके बाद संबंध ही नहीं बनाया। वानखेड़े ने कहा। कहीं फंस ना गए हो? क्या कहा जा सकता है? तुमने शायद चीफ को किसी डालचंद के विषय में पता लगाने के लिए कहा था, जो फास्ट ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो। तो चीफ ने दिन भर यही काम किया, फोन पर बिजी रहे। आखिरकार डालचंद नाम के एक आदमी का पता चल ही गया, जो ड्राइविंग में बहुत एक्सपर्ट है। वह 3 बार कार रेसिंग में हिस्सा ले चुका है और तीनों बार वह चौथे नंबर पर आया है। कहाँ रहता है वह? इसी शहर में। सुधीर ने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। इसमें उसके घर का पता है। वानखेड़े ने लिफाफा लेकर उसमें लिखा पता देखा। यह डालचंद वैन भगाने वाला भी हो सकता है, और नहीं भी। चीफ ने उसकी तस्वीर का इंतजाम भी कर रखा है। सुधीर ने टेबल पर पड़ा एक दूसरा लिफाफा उसकी ओर सरका दिया। वानखेड़े ने लिफाफा उठाकर उसमें से तस्वीर निकाली। तस्वीर देखते ही वह उछलकर खड़ा हो गया। सुधीर ने हैरानी से उसे देखा। वानखेड़े आंखें फाड़े तस्वीर को देखे जा रहा था। क्या हुआ? सुधीर ने हैरानी से पूछा। सुधीर, यह वही है जिसे शाम को मैंने उन फॉर्मों से बाहर आने वाली सड़क पर लिफ्ट दी थी। इसका वहां पर मिलना साबित करता है कि मैं एकदम सही रास्ते पर हूं। देवराज चौहान और अन्य सब लुटेरे वहीं पर मौजूद हैं। सुधीर भी चौंक कर खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो? मैं एकदम सही कह रहा हूं। अगर ऐसा है तो पहले इस डालचंद को ही पकड़ते हैं, इसके घर को घेरते हैं। नहीं, अगर इस पर हाथ डाला गया तो देवराज चौहान सतर्क हो जाएगा। मैं देवराज चौहान को इस बार छोड़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन देवराज चौहान को पकड़ोगे कैसे? यही तो देखना है। कुछ क्षण तक उनके बीच खामोशी छाई रही। अब कौन सा कदम उठाओगे? सुधीर ने मौन भंग किया। सोचना पड़ेगा। डालचंद पर निगाह रखें? मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं। वो अपने घर पर नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो सुबह उठते ही फॉर्म की तरफ भागेगा, जहां वैन और उसके अन्य साथी मौजूद हैं। यह तो है। हमें कोई ऐसी ठोस योजना बनानी चाहिए कि वह सब एक साथ फंदे में फंसे और साथ में देवराज चौहान भी हो। तुम सिर्फ देवराज चौहान के बारे में सोच रहे हो, जबकि मैं सभी के बारे में सोच रहा हूं। वह भी कम खतरनाक नहीं होंगे। यह भी सही है। तो जो भी कदम उठाया जाए सोच समझकर ही उठाया जाए। यही तो मैं सोच रहा हूं सुधीर, कि ऐसा कौन सा कदम हो सकता है जो कच्चा ना हो और उन पर लुहार की चोट के समान हो। इस बारे में कमिश्नर साहब से बात की जाए। कमिश्नर साहब से भी बात कर लेंगे, पहले मुझे तो सोचने दो। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और केबिन में चहलकदमी करने लगा। सुधीर चावला ने कुर्सी की पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। रात के 9:30 बज रहे थे। खूबचंद ने 2 दूनी 4 कर रखी लुंगी उतारी और उसकी जगह पतलून पहन ली। उसके मस्तिष्क में 5.5 करोड़ के नोटों से भरी वैन घूम रही थी, जो उसके ख्याल से उसी फॉर्म पर छुपाई गई थी जहां पर वैन लूटने से एक दिन पहले देवराज चौहान और डालचंद गए थे। वह अपने संदेह की पुष्टि कर लेना चाहता था कि वैन वहां पर है या नहीं। खूबचंद इस मामले में इसलिए पड़ा था कि वह मंगल पांडे को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि पांडे ने उसे पीछे वाले कमरे में ले जाने की धमकी दी थी, यानी कत्ल करने की धमकी। खूबचंद सोच रहा था कि अगर वैन वास्तव में ही फॉर्म पर हुई तो वह क्या करेगा। अगर उसने पुलिस को खबर कर भी दी तो उसे क्या मिलेगा? 10, 20 या 50 हजार का इनाम, और बदले में खतरनाक लोगों से दुश्मनी, जो कभी ना कभी उसे ठिकाने लगा ही देंगे। बस यही बात खूबचंद को परेशान किए दे रही थी कि अगर वैन उस फॉर्म पर ही हुई तो वह कौन सा कदम उठाएगा। तैयार होने के बाद उसने जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 10 का नोट ही पड़ा था। खूबचंद दूसरे कमरे में मौजूद श्यामली के पास पहुंचा। कुछ पैसे दे दे मुझे। कितने? 200 दे दे। 200? श्यामली की आंखें सिकुड़ गई। इतनी रात गए, तूने 200 का क्या करना है? यह समय घर में रहने का है कि बाहर जाने का? कहां जा रहा है? काम पर।
मैं भी तो जानूं कि किस काम पर जा रहा है 200 रुपये लेकर। ज्यादा बकबक मत कर, नोट इधर सरका। रौब ना मार, मेरे सामने सीधा रहा कर। रौब मारना है तो कमाना सीख। मैं कहता हूं 200 रुपया दे दे। जब तक तू नहीं बताएगा कि इन 200 रुपयों का क्या करना है, तब तक मैं तेरे हाथ पर फूटी कौड़ी भी नहीं रखूंगी। बोला तो कि काम पर जा रहा हूं। काम पर? शामली ने गहरी निगाहों से उसे देखा। कब से काम शुरू कर दिया तूने? कहीं नौकरी कर ली है या बिजनेस खोल लिया है या फिर किसी लौंडिया को पाल लिया है? खूबचंद दांत पीसते उसे देखता रहा। देख, शामली बोली, लौंडिया पालने का काम तेरी औकात से बाहर का है और इस काम के लिए तो मैं तुझे पैसे ना दूं। जरूरत है तो जाकर कहीं चोरी कर, डाका डाल, लेकिन मुझसे ना मांग। हरामजादी, ज्यादा बकवास न कर। खूबचंद ने दांत पीसकर कहा, लौंडिया पालने का शौक होता तो कब की पाल चुका होता। यह कुतियाना शौक मुझे नहीं है और ना ही लगेगा कभी मुझे। मैं मंगल पांडे नहीं हूं। खूबचंद, शामली क्रोध से कांप उठी। चिल्ला मत, नहीं तो एक ही हाथ में थोबड़ा फोड़ दूंगा। खूबचंद का चेहरा क्रोध से भर उठा। बोल, नोट मेरे हवाले करती है या नहीं? शामली का चेहरा धधक रहा था। वह चोट खाई नागिन के समान उठी और अलमारी से 100 के 2 नोट निकालकर खूबचंद की ओर फेंक दिए। दफा हो जाए यहां से, और याद रख, अब यह नोट देने वाला मामला ज्यादा देर नहीं चलने का। मेरी कमाई खाते तुझे शर्म ना आती? ना आती। खूबचंद बेशर्मी से मुस्कुराया। जिस दिन मैं नोट देना बंद कर दूंगी, अक्ल ठिकाने लग जाएगी तेरी। खूबचंद ने सिगरेट सुलगाई और हंसकर बोला, तू 200-400 के कारण नाराज ना हुआ कर। अब ऐसा हाथ मारने जा रहा हूं कि हमारे पास दौलत ही दौलत होगी। तू तू हाथ मारने जा रहा है? शामली कड़वे से स्वर में बोली। हाँ, 5.5 करोड़ नगद का। 5.5 करोड़ नगद? इतनी ही रकम तो आज दोपहर को आकर मंगल पांडे ने भी कहा था। मैं पूछती हूँ, मुझे बता, मामला क्या है? खूबचंद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और पलटकर बाहर निकल गया। शामली ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन खूबचंद रुका नहीं। शामली के शरीर में बेचैनी सी भरती चली गई थी। यह शहर से बाहर का खुला इलाका था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फार्मों पर लगे बल्ब मध्यम रोशनी फैला रहे थे। खूबचंद ने उस छोटे से फार्म का एक चक्कर लगा लिया, लेकिन बैंक वैन उसे कहीं भी नजर न आई। उसने फार्म की सीमा पर लगे कांटेदार तार को पार करने का प्रयत्न किया तो तार में अटककर कंधे से उसकी कमीज फट गई। फिर किसी तरह नीचे से सरक कर वह फार्म की सीमा में प्रवेश कर गया। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई। शांति थी, कहीं कोई हलचल नहीं। दबे पांव वह फार्म के कॉटेज की ओर बढ़ने लगा। अगले ही क्षण उसका दिल इस विचार के साथ जोरों से धड़कने लगा कि अगर वैन इसी फार्म पर हो और मंगल पांडे, देवराज चौहान और नीना पाटेकर भी यहां मौजूद हो और वो पकड़ा जाए तो क्या होगा? तभी खूबचंद की गर्दन से ठंडा लोहा आग लगा। खूबचंद की तो जैसे दिल की धड़कन ही बंद हो गई। वह समझ गया कि यह लोहा और कुछ ना होकर रिवॉल्वर की नाल है। कौन है तू? गुर्राता हुआ स्वर खूबचंद के कानों में पड़ा। आवाज खूबचंद की जानी पहचानी थी। कांपते दिल से खूबचंद पलटा। सामने हाथ में रिवॉल्वर लिए बार का मालिक मोटा नटियाल खड़ा था। खूबचंद को देखकर वह चौंका। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। खूबचंद, तू यहां? जवाब में खूबचंद के होठ हिलकर रह गए। तू यहां क्या कर रहा है? मोटा नटियाल एकदम फुफकारा। वैन देखने आया था। कौन सी वैन? बैंक वैन जो सुबह उड़ाई गई थी। तू कैसे जानता है कि वैन यहाँ है? खूबचंद ने सब कुछ बता दिया। नटियाल का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। एक वक्त में उसका ध्यान 3 तरफ था। वैन की तरफ कि कहीं गार्ड बाहर ना निकले, कॉटेज की तरफ जिसमें जगमोहन सोया पड़ा था कि कहीं वह बाहर ना आ जाए, और खूबचंद की तरफ। तो उस वैन को देखने आया था जिसमें 5.5 करोड़ रुपया है? खूबचंद ने डूबते दिल के साथ सिर हिलाया। आ, इधर आ। नटियाल उसकी बाह पकड़कर खींचता हुआ उसे झाड़ फूस के कमरे में ले आया। देख ले अच्छी तरह से वैन को। खूबचंद ने वैन को देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। देख लिया? खूबचंद ने थूक निकला। बोल, अब क्या करेगा तू? खूबचंद होठों पर जीभ फेर कर रह गया। साले, तेरे को पता नहीं तेरी औकात कितनी है और किस काम में हाथ डालना चाहिए तुझे? अगर अभी तुझे गोली मार दूं तो? मुझे माफ कर दो नटियाल, अब ऐसी भूल मैं नहीं करूंगा। साला हरामी, जब भाग जाए यहां से, भूल जा वैन को। अगर कहीं मुंह खोला तो समझ ले तेरी लाश कुत्ते भी नहीं खाएंगे। मैं कुछ नहीं करूंगा। खूबचंद ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। और किसी को तूने इस बाबत बताया तो? नहीं बताऊंगा। सोच कर जवाब दे।
भला मैं किसी को क्यों बताऊंगा? खूबचंद जल्दी से बोला। बताना भी नहीं। नहीं बताऊंगा। मैं तेरे को छोड़े दे रहा हूं सिर्फ इसलिए कि जानता हूं तेरे में दमखम नहीं है। जा दफा हो जाए यहां से, हरामी की औलाद। खूबचंद धड़कते दिल से वापस पलटा और तारों की तरफ बढ़ गया। उसकी समझ में यह बात आ गई थी कि नटियाल ने उसे क्यों छोड़ दिया था। इसलिए क्योंकि वह गोली चलाकर शोर शराबा नहीं करना चाहता था। पुलिया पर बैठे हुए खूबचंद को ठंडी हवा लगी तो उसके मस्तिष्क से भय का भूत उतरा। धीरे धीरे उसका दिमाग सोचने काबिल हुआ। बैंक वैन डकैती में देवराज चौहान, पांडे, पाटेकर, जगमोहन, डालचंद और उस्मान अली, लेकिन इतने सारे लोगों में से उसे कोई भी वहां नजर न आया था। नजर आया था तो सिर्फ मोटा नटियाल। नटियाल इस मामले में कैसे आ गया? खूबचंद के दिमाग में नटियाल का मामला फिट नहीं बैठ रहा था। बाकी सब के सब यहां से गायब है, इसका मतलब फिर कुछ होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है यह उसकी समझ में ना आ रहा था। जल्दी से उसने सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा कि दोबारा उसे इस काम पर लगना पड़ेगा। और किसी का तो पता नहीं कि कौन कहाँ होगा, लेकिन डालचंद तो अपनी माँ बहन के पास घर पर ही होगा। जहां भी जाएगा सुबह ही जाएगा। खूबचंद पुलिया से उठा और तेजी से शहर की ओर बढ़ने लगा। मन ही मन उसने फैसला कर लिया था कि रात घर में बिताकर सुबह अंधेरे में ही वह डालचंद के घर के सामने उसकी निगरानी पर बैठ जाएगा। सुबह के 6 बज रहे थे। राजा राम अपने अड्डे पर बेडरूम में गहरी नींद में डूबा हुआ था कि एकाएक बेडरूम में तेज बेल बजी। उसकी नींद उछट गई। दांत भींचकर दरवाजे की ओर देखता हुआ वह गुर्राया, काय को सुबह सुबह भेजा खराब करता है? राजा राम साहब, मैं हूं भीमराव। बाहर से आवाज आई। भीमराव की आवाज सुनकर राजा राम के चेहरे पर तनाव कुछ कम हुआ। वह उठा और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। क्या है सुबह सुबह? तेरे को मालूम नहीं कि आधी रात को सोया था? मालूम था, बात ही ऐसी हो गई कि बातें तो होती ही रहती है। राजा राम बड़बड़ाया और बाथरूम चला गया। भीमराव खड़ा रहा। राजा राम बाथरूम से हाथ मुंह धोकर लौटा और बोला, अब खड़ा ही रहेगा या फूटेगा भी कि कौन सी आफत आ गई है? अभी बसंत का फोन आया था कि बसंत? उसे तो मैंने सुल्तानपुर भेजा था टोनी के साथ स्मैक लाने के लिए। वह दोनों क्यों नहीं आए माल के साथ? फोन क्यों आया? मैंने बसंत से पूछा था लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। कहने लगा कि 15 मिनट के बाद फोन करूंगा। राजा राम जी से काम है। मुझसे क्या बात करनी है? तुझे नहीं बता सकता था? अब इस बारे में मैं क्या कहूं? 15 मिनट हो गए? होने ही वाले हैं। कौन से फोन की घंटी बजेगी? बाहर वाले फोन की लाइन मैंने यहां अटैच कर दी है। अब इसी फोन की घंटी बजेगी। तभी फोन की घंटी बज उठी। राजा राम ने फौरन रिसीवर उठाया। कौन बोलता है? उसने कहा। मैं बसंत बोल रहा हूं। कहां से? सुल्तानपुर से। क्या बात है? भारी गड़बड़ हो गई है। हम 40 लाख की स्मैक लेकर निकले ही थे कि हमारे पीछे पुलिस पड़ गई। थोड़ी बहुत गोलाबारी भी हुई, परंतु पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा। लगता है किसी ने मुखबिरी की है। आगे भी फूट, राजा राम चिल्लाया। जब पुलिस से पीछा नहीं छूटा तो टोनी ने मुझे कार से उतारकर कहा कि वह कुछ ही देर में इसी जगह पर आता है। मैं वहीं खड़ा रहा। आधे घंटे बाद जब वह वापस लौटा तो वह घायल था। पुलिस की 2 गोली उसे लगी थी। तो मर गया वो? नहीं, जिंदा है और आखिरी सांसें गिन रहा है। मैं किसी तरह उसे बचाकर सुल्तानपुर की पहाड़ी पर वीरान पड़े शंकर मंदिर में ले आया हूं। अब हाईवे पर बने पेट्रोल पंप पर से आपको फोन कर रहा हूं। माल सलामत है ना? माल का ही तो रगड़ा है। जब टोनी आधे घंटे के लिए मुझसे अलग हुआ था तो माल कहीं पर छिपाया था। कहां को छिपाया है? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो मालूम कर। राजा राम दहाड़ा। हरामी, अगर वह मर गया तो क्या उसकी लाश से पूछेगा कि माल कहाँ है? मैंने पूछा लेकिन वह बताता ही नहीं। कहता है आपको ही बताएगा। मुझे बताएगा? हाँ, मेरे को कैसे बताएगा? मीलों दूर है, फोन पर वह बात नहीं कर सकता। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वह एक ही रट लगाए बैठा है कि माल के बारे में आपको ही बताएगा। गधा, उल्लू का पट्टा। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तेरे को नहीं टोनी को कह रहा हूं। राजा राम गुर्राया। ठीक है, मैं आता हूं। आप आ रहे हैं? हाँ, अब भी आ रहा हूं। अगर वो मर गया तो मेरा 40 लाख का नुकसान हो जाएगा। राजा राम बोला। तू सुन, क्या मेरे आने तक वह जिंदा रहना चाहिए? यह मेरे बस में तो नहीं है। वैसे कोशिश करूंगा मैं कि अगर वो मरा मिला तो तेरे को भी खत्म कर दूंगा, समझा? राजा राम ने रिसीवर रखा और सिगरेट सुलगा ली। क्या हुआ? भीमराव ने पूछा। राजा राम ने उसे सारी बात बता दी।
यह तो बहुत बुरा हुआ। टोनी बहुत काम का आदमी था, भीमराव बोला। मेरे को इस बात से कब मना है, राजाराम हाथ हिलाकर बोला। यहां होता तो इलाज करा लेता उसका, लेकिन वहां पर क्या किया जा सकता है। हमारे पहुंचने तक जिंदा मिल जाए तो समझो बहुत बड़ी गनीमत है। अब चलने की तैयारी करो। कोई फायदा नहीं राजाराम साहब। काय को? राजाराम के माथे पर बल पड़े। सुल्तानपुर पहुंचने के लिए हमें कम से कम 2.5 घंटे चाहिए, और मैं नहीं समझता कि टोनी 2.5 घंटे और जीवित रहेगा। जो भी हो, जाना तो है ही, चांस नहीं छोड़ना मांगता है। क्या मालूम वह जिंदा ही मिले, बसंत उसे मरने ना दे। ठीक है, मैं चलने की तैयारी करता हूं, भीमराव ने कहा। भीमराव जाने लगा तो राजाराम बोला, भीमराव उस छोकरे को भी साथ ले लेना। कौन? वही अपना भला सा नाम है उसका, जो कार बहुत तेज चलाता है। डालचन? हाँ डालचन, उसे साथ ले लेते हैं। 2.5 घंटे का सफर वह 1.5 घंटे में पूरा कर लेगा। 1 घंटा पहले हम वहां पहुंच जाएंगे। बहुत काम का छोकरा है, करामाती है। सोच रहा हूं कि उसे भी अपनी गैंग में शामिल कर लूं, काम आता रहेगा। ख्याल बुरा नहीं है। ठीक है, रास्ते में डालचंद को उसके घर से ले लेंगे। राजाराम ने सहमतिपूर्ण मुद्रा में सिर हिलाकर कहा, तू कार वगैरह तैयार कर, मैं आधे घंटे में बाहर आता हूं, बल्कि 20 मिनट में ही आ रहा हूं। भीमराव पलटा और फुर्ती के साथ बाहर निकल गया। खूबचंद सुबह 6:30 बजे ही डालचंद के घर के सामने सड़क पार बनी चाय की दुकान पर जाकर जम गया था। उसकी निगाहें डालचंद के घर के दरवाजे पर जमी थी। इसके साथ ही उसका दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। जाने क्यों उसका मन कह रहा था कि कल की तरह आज भी कुछ होने वाला है। देवराज चौहान, जगमोहन, मंगल पांडे, डालचंद, नीना पाटेकर और उस्मान अली आज भी कुछ करके रहेंगे। रात को बैंक वैन के पास नटियाल का होना यही साबित करता था, परंतु वह खुद इस मामले में क्या कर पाएगा। 5.5 करोड़ रुपए से भरी वैन का उसे पता था, परंतु वह उसमें से 5.5 रुपए भी नहीं हासिल कर सकता था। अगर आज भी यह लोग कुछ करते हैं तो उसे क्या फायदा, कुछ वसूल तो कर नहीं पाएगा। उसका कोई साथी ऐसा नहीं जो इन लोगों से माल छीन लेने की हिम्मत रखता हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी दौलत को देखकर आंखें सेक कर तो वह काम चलाने से रहा। किसी खलीफा को अपने साथ मिलाना होगा जो इस मामले में कुछ कर सके, नोटों को हथियार सके। इस मामले में उसने कितनी मेहनत की है, जान भी जोखिम में डाली है। अगर कल रात नटियाल उसे मार ही डालता तो इस पर भी कुछ हाथ ना लगे तो यह उसके लिए बेहद शर्म की बात है। वह सोच रहा था कि किसे अपने साथ मिलाए, कौन विश्वास के काबिल हो सकता है जो बाद में शराफत से उसका हिस्सा उसके हवाले कर दे। इन्हीं सोचों में 8 बज गए। 8 में 2-4 मिनट ही ऊपर हुए होंगे कि उसने तैयार होकर डालचंद को घर से बाहर निकलते देखा। डालचंद सोचों में गुम था। आज वह बैंक डकैती में हिस्सा लेने जा रहा था। खूबचंद उसे देखे जा रहा था और जानता था कि चौराहे से डालचंद टैक्सी लेगा, तब वह भी टैक्सी लेकर उसके पीछे लग जाएगा। खूबचंद के देखते ही देखते डालचंद के करीब तेजी से एक कार आकर रुकी। कार के भीतर बैठे इंसान को देखकर डालचंद की क्या हालत हुई यह तो वह नहीं देख सका, क्योंकि कार में बैठे व्यक्ति को देखकर उसके जिस्म में मौत की सर्द लहर दौड़ गई थी। उसे खूबचंद जानता था कि वह गैंगस्टर राजाराम था। दोस्तों, यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है और इसके आगे की दिलचस्प और तेज रफ्तार कहानी को हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 5 में। थैंक यू।